बाद अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जमायत सब्जेक्ट है, मज़मून है आपका उर्दू लाज़मी, और इसमें हम करेंगे सबक नंबर 7, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, जी क्लास। तो ये है सफ़ा नंबर 48 पर, इसकी हम पढ़ाई करेंगे। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ असल में सज्जाद हैदर यल्दरम जो हैं, उन्होंने इसके मुसन्निफ़ हैं, उन्होंने इसे मुआशरे में मुख्तलिफ अफराद के गलत रवैयों की निशानदही के बारे में बताने के लिए लिखा, दोस्ती के मुस्बत और मुनफी पहलू को उजागर करने के लिए। फिर उसके बाद वक्त दौलत है, यानी कि वक्त की जो कदर कीमत है उसकी वाक़ियत से आगाह किया। फिर दूसरा ये कि यल्दरम के जो ज़ुबान व बयान थे उनसे उन्होंने मुतारिफ़ करवाया। फिर एक और बात कि तुलबा को जुमला इस्मिया, जुमला फ़ेलिया को तरकीबी और नहवी सूरत में ढालने की तरबियत जो है वो सारी उन्होंने दी। और कोई तलब अब नाए ज़माने से नहीं, मुझ पे एहसान जो ना करते तो ये एहसान था। वो कहते हैं कि मुझे अब ज़माने से जो है वो किसी किस्म की कोई तलब नहीं है, कोई हाजत नहीं है, मुझे ज़माने से किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उनका मेरे पे सबसे बड़ा एहसान होता तो वो सिर्फ यही था कि वो मुझ पर कोई एहसान ना करे, कोई नेकी ना करे। तो सफ़ा नंबर 48 पे जो है वो इसकी रीडिंग है, पढ़ाई करते हैं। एक दिन मैं दिल्ली के चांदनी चौक में से गुजर रहा था। दिल्ली हिंदुस्तान का एक शहर है, ये कई दफ़ा मैं आपको बता भी चुकी हूँ। और उस शहर में, दिल्ली के एक शहर में एक चौक है जिसका नाम चांदनी चौक है। तो कहते हैं दिल्ली के एक चांदनी चौक से गुजर रहा था कि मेरी नज़र एक फ़कीर पर पड़ी, जो बड़े मौसर तरीके से, यानी कि बड़े बेहतरीन अंदाज से जो है वो अपनी हालत लोगों से बयान करता जा रहा था। हालत यानी कि अपनी जो बुरी हालत है वो लोगों के सामने बयान करता जा रहा था। 2-3 मिनट के वक्फे के बाद ये दर्द से भरी स्पीच उठी, अल्फाज और इस पेराई में दोहराई दी जाती थी। वो कहते हैं 2-3 मिनट के वक्फे के बाद जो है दर्द से बड़ी एक तकरीर, स्पीच कहते हैं तकरीर को, तो एक तकरीर जो है वो उसने शुरू कर दी। और फिर ये जो अल्फाज हैं ये एक पैरे में बदलते गए और वो बार बार उन्हें दोहराता रहा। ये दर्द मुझे कुछ ऐसा खास मालूम हुआ कि मैं इस शख्स को देखने और इसके अल्फाज सुनने के लिए ठहर गया। वो कहते हैं कि ये जो तरीका था इसका, जो बार बार वो पैरों में बयान किया जा रहा था और बार बार उसको दोहराता जा रहा था पैरों में, तो मुझे ये बड़ा खास लगा और मैं उस शख्स को देखने के लिए, उसके अल्फाज सुनने के लिए ठहर गया। इस फ़कीर का कद लंबा, जिस्म मोटा और ताज़ा था और चेहरा एक हद तक खूबसूरत होता, मगर बदमाशी और बेहयाई ने सूरत मसख कर दी थी, ख़राब कर दी थी। कहते हैं जो फ़कीर जो मांग रहा था उसका कद जो है वो लंबा था, जिस्म इसका अच्छा खासा मोटा ताज़ा था, चेहरा इसका खूबसूरत होता, अगर वो ये बदमाशी यानी कि ये बुरे काम और ये बेहयाई वाले काम जो हैं अगर वो ना करता तो जिससे उसकी सूरत जो है वो ख़राब हो गई थी, मसख होना, ख़राब हो जाना। तो वो कहते हैं उसकी सूरत जो है वो इससे बड़ी ख़राब हो चुकी थी, अगर वो ये काम ना करता तो उसका चेहरा ज़रूर खूबसूरत होता। ये तो इसकी शक्ल थी। अब रही उसकी सदा यानी कि जो आवाज़ वो दे रहा था, तो मैं ऐसा गुस्सिल कल्ब नहीं कि सिर्फ इसका मुख्तसर सा खलासा लिखूँ। गुस्सिल कल्ब यानी कि मैं इतना जालिम भी नहीं हूँ कि जो कुछ वो कह रहा है मैं उसका मुख्तसर सा खलासा लिखूँ। वो इस काबिल है कि लफ्ज़ पर लफ्ज़ लिखी जाए। कहते हैं कि वो इस काबिल है कि लफ्ज़ पर लफ्ज़ यानी कि एक लफ्ज़ जो है वो उसका लिखा जाए। चुनांचे स्पीच या सदा जो है जो कुछ कहिए ये थी, ऐ भाई मुसलमानों, खुदा के लिए मुझ बदनसीब का हाल सुनो। मुझ बदनसीब का यानी कि मेरी जो बुरी किस्मत वाला हूँ, मैं जो बुरी किस्मत वाला हूँ, मेरा हाल सुनो। मैं आफत का मारा 7 बच्चों का बाप हूँ। आफत का मारा यानी कि मुसीबत का मारा हूँ और मैं 7 बच्चों का बाप हूँ। अब रोटियों का मुहताज हूँ और अपनी मुसीबत के लिए अपनी मुसीबत एक एक से कहता हूँ। तो कहते हैं कि मैं रोटियों का बहुत ज़्यादा मुहताज हूँ और एक एक बंदे से मैं अपनी मुसीबत का हाल बयान करता हूँ। मैं भीख नहीं मांगता, मैं ये चाहता हूँ कि अपने बदन को चला जाऊँ, मगर कोई खुदा का प्यारा मुझे घर नहीं पहुँचाता। वो कहता है कि मैं भीख नहीं मांगता, यानी कि मैं लोगों से पैसा नहीं मांगता, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मेरे पास इतना हो कि मैं अपने वतन वापस चला जाऊँ, मगर कोई खुदा का प्यारा मुझे घर नहीं पहुँचाता। भाई मुसलमानों, मैं एक गरीबुल वतन हूँ। गरीबुल वतन का मतलब जिसका वतन छूट जाए उसको कहते हैं। मेरा कोई दोस्त नहीं, हाय मेरा कोई दोस्त नहीं। वो कहते हैं कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, हाय मेरा कोई दोस्त नहीं, यानी कि वो बड़ी आह करते हुए जो है वो ये कहते हैं कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। ऐ खुदा के बंदों मेरी सुनो, मैं गरीबुल वतन हूँ। फ़कीर तो ये कहता हुआ और दिन पर इस किस्से का असर हुआ, उनकी हिरात लेता हुआ आगे बढ़ गया। वो कहते हैं कि फ़कीर जो है वो मुसलसल ये कहता जा रहा था और जो भी कोई उसका किस्सा सुनता उस पर जो भी कोई थोड़ा बहुत उसका असर होता वो उसके बदले में खैरात देता और आगे बढ़ जाता। लेकिन मेरे दिल में चंद ख्यालात पैदा हुए, मैंने अपनी हालत का मुकाबला इससे किया और मुझे खुद
ताज्जुब हुआ कि अक्सर अमूर में मैंने इसको अपने आप से अच्छा पाया है। वो कहते हैं कि जब मैंने अपने जो है मेरे दिल में जो ख्यालात पैदा हुए और फिर मैंने उसकी हालत देखी तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, यानी कि बड़ी हैरानगी हुई। और मैंने ये भी देखा कि बहुत से ऐसे अमूर में, यानी कि बहुत से कामों में जो है मैंने अपने आप को उससे बेहतर पाया था। ये सही है कि मैं काम करता हूँ और वो मुफ्त खोरी से दिन गुजारता है। कहते हैं ये बात तो बिल्कुल सही है कि मैं जो है मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ, और वो फ़कीर जो है वो मुफ्त खोरी से, यानी कि मुफ्त में रोटियाँ तोड़ता है, वो अपना दिन भी ऐसे ही गुजारता है। नीज़ ये कि मैंने तालीम पाई है और वो जाहिल है, और दूसरी ये कि मैं एक तालीम याफ्ता इंसान हूँ और वो एक जाहिल गवार है। मैं अच्छे लिबास में रहता हूँ। अब आते हैं सफ़ा नंबर 50 की तरफ। मैं अच्छे लिबास में रहता हूँ और वो फटे पुराने कपड़े पहनता है। तो वो कहते हैं कि ये था कि मैं जो है वो अच्छे लिबास में रहता हूँ और वो बहुत ज़्यादा फटे पुराने कपड़े पहनता है, बस यहाँ तक मैं इससे बेहतर हूँ। वो कहते हैं कि मैंने खुद को इल्म से, कपड़ों से, इन सारी चीज़ों से जब देखा तो मुझे लगा कि मैं इस फ़कीर से बहुत बेहतर हूँ। आगे बढ़कर इसकी हालत मुझसे बददर्जा अच्छी है। बददर्जा यानी कि काफ़ी हद तक जो है उसकी हालत जो है वो अच्छी है। इसकी सेहत पर मुझे रश करना चाहिए। अब वो कहते हैं कि अब मुझे जो है अगर किसी चीज़ पर उस पर रश करना चाहिए, उस पर फ़ख्र करना चाहिए, रश कहते हैं फ़ख्र को, तो वो थी उसकी सेहत, यानी कि सेहत के मामले में वो फ़कीर मुझसे बेहतर था। मैं रात दिन फ़िक्र में गुजारता हूँ और वो ऐसे इत्मीनान से बसर करता है कि बावजूद वसूलने और रोने की सूरत बनाने के उसके चेहरे से बशाशत नुमाया थी। वो कहते हैं कि मैं रात दिन जो है वो फ़िक्र में गुजारता हूँ, मुझे हर वक्त फ़िक्र लगी रहती है, और वो इस इत्मीनान से जो है वो बसर करता है अपनी ज़िंदगी, इत्मीनान से, यानी कि तसल्ली से। और ये कि बावजूद वसूलना मतलब रोने धोने की सूरत बनाने की उसके चेहरे से जो है बशाशत नुमाया होती है। बशाशत कहते हैं ताज़गी को। बड़ी देर तक गौर करता रहा कि इसकी ये काबिल रिश्क हालत किस वजह से, और आखिरकार में इस मज़ाहिर अजीब नतीजे पर पहुंचा कि जिसे वो मुसीबत ख्याल करता है वही उसके हक़ में नेमत है। वो कहते हैं मैं बड़ी देर तक गौर करता रहा कि ऐसी काबिल रिश्क हालत जो है, जिस पर रश्क किया जा सके, असल में उसकी हालत किस वजह से है, और आखिरकार मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जिसे वो मुसीबत ख्याल करता है कि उसका कोई दोस्त नहीं, वही उसके हक़ में नेमत है। वो कहते हैं कि असल में बात यह है कि जिसका कोई दोस्त नहीं होता वो यही समझे कि उसके हक़ में ये बहुत बड़ी नेमत है। वो हसरत से कहता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं। कहते हैं हसरत कहते हैं ऐसी आरज़ू जो पूरी नहीं होती। तो कहते हैं वो बड़ी हसरत से ये बात कहता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं हसरत से कहता हूँ कि मेरे इतने दोस्त हैं कि इसका कोई दोस्त नहीं। वो कहते हैं मैं तो बड़ी हसरत से ये कहता हूँ कि मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, और वो कहता है कि मेरा दोस्त नहीं। अगर ये सच है तो उसे मुबारकबाद देनी चाहिए। अगर कहते हैं कि अगर ये बात सच है कि उसकी वाली कि मेरा कोई दोस्त नहीं, तो फिर उसे इस बात पर मुबारक देनी चाहिए कि उसका कोई दोस्त नहीं है। मैं अपने दिल में ये बातें करता हुआ मकान पर आया, क्या खुशकिस्मत आदमी है, कहता है मेरा कोई दोस्त नहीं। वो कहते हैं कि मैं दिल ही दिल में ये बातें करता हुआ आगे बढ़ रहा था कि देखो कितना खुशकिस्मत, कितना खुशनसीब आदमी है कि इसका कोई दोस्त नहीं है। ऐ खुशनसीब शख्स, यही तो तू मुझसे बढ़ गया। लेकिन क्या इसका ये कौल सही भी है? वो कहते हैं कि असल में यहाँ पर वो जो है वो मुझसे आगे चला गया कि उसका कोई दोस्त नहीं, लेकिन उसका ये जो कौल है, जो कौल कहते हैं कही हुई बात, तो जो बातें वो कर रहा है क्या वो उसकी बातें दुरुस्त हैं, यानी क्या असल में इसका कोई दोस्त नहीं जो मेरे दोस्तों की तरह इसे दिन भर में 5 मिनट की भी फुर्सत न दे। तो वो कहते हैं कि जैसे मेरे दोस्त हैं जो मुझे पूरे दिन में 5 मिनट की भी फुर्सत नहीं देते, वो मुझे फारिग फुर्सत का मतलब फारिग नहीं छोड़ते। मैं अपने मकान पर एक मजमून लिखने जा रहा हूँ, मगर खबर नहीं कि मुझे ज़रा सा भी वक्त मिलेगा मैं तखलीए में अपने ख्यालात जमा कर सकूँ और इन्हें इत्मीनान से कलमबंद कर सकूँ। कहते हैं कि मुझे ये भी नहीं पता कि मैं इस वक्त कहाँ जा रहा हूँ। मैं अपने मकान पर अपने घर में एक मजमून लिखने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बात की खबर नहीं कि ज़रा सा भी वक्त मुझे मेरे दोस्त मिलते हैं या नहीं। मैं तखलीए में यानी कि तन्हाई में बहुत ज़्यादा ख्यालात जो है वो अपने दिमाग में जमा करता हूँ और फिर उन्हें इत्मीनान से यानी कि तसल्ली से कलमबंद करता हूँ, यानी कि लिखता हूँ, या जो स्पीच मुझे कल देनी है उसे सोच सकूँ, या फिर जिस किस्म की जो स्पीच है, जो तकरीर है वो मुझे कल देनी है, तो मुझे वो भी सोचने का मौका नहीं देती। ये फ़कीर दिन दहाड़े अपना रुपया ले जा सकता है और इसका कोई दोस्त रास्ते में ना मिलेगा और ये ना कहेगा। वो कहते हैं कि दिन दहाड़े जो है ये फ़कीर लोगों से पैसा मांगता है और फिर ये इसे आराम से घर भी ले जाता है, क्योंकि इसका कोई दोस्त इसे मिलेगा नहीं जो इससे पैसे लेगा। भाईजान देखो, पुरानी दोस्ती का वास्ता देता हूँ, मुझे इस वक्त ज़रूरत है,
थोड़ा सा रुपया कर्ज दे दो। फिर वो कहता है कि भाईजान देखो पुरानी दोस्ती का, यानी कि उसकी अब एक पुरानी दोस्ती है, वो उसका वास्ता जो है वो उसे दे रहा है। वो कहता है कि मुझे ज़रूरत है, मुझे थोड़ा सा रुपया कर्ज दे दो। क्या इसके अहबाब वक्त बे वक्त ऐसी दावतों और जलसों में खींच कर नहीं ले जाते? तो वो कहता है कि जैसे लोग मुझसे बातें करते हैं कि मुझे जो है वो थोड़ा सा पैसा दे दो, मुझे थोड़ा सा कर्ज दे दो, क्या इसके अहबाब कहते हैं दोस्तों को, रिश्तेदारों को, तो क्या इसके दोस्त रिश्तेदार जो हैं वक्त बे वक्त यानी कि बे वक्त जो है वो इसे दावतों और जलसों में नहीं ले जाते? क्या कभी ऐसा नहीं होता कि इसे नींद की झोंके आ रहे हो मगर यार दोस्तों का मजमा है जो किस्से पर किस्सा, लतीफ़े पर लतीफ़ा कह रहा है, उठने का नाम नहीं लेते? यानी कि वो कहता है कि मेरे साथ ऐसा होता है कि कभी कोई मुझसे कर्ज मांगता है, कभी कोई मुझे बेवक्त दावतों में, जलसों में ले जाता है, कभी ऐसा होता है कि मुझे ढेर सारी नींद आई होती है, नींद के झोंके आ रहे होते हैं, मगर मेरे दोस्तों का मजमा कहते हैं ग्रोह को, जो इतनी ज़्यादा बातें करते हैं, इतने किस्से सुनाते हैं, इतने लतीफ़े सुनाते हैं और वो मेरे घर से उठने का नाम नहीं लेते। क्या इसे दोस्तों के खतों का जवाब नहीं देना पड़ता? क्या इसके प्यारे दोस्त की तसनीफ़ की हुई कोई किताब नहीं जिसे हाँ हाँ पढ़नी पड़े और रिव्यू लिखना पड़े? तो वो कहते हैं कि बिल्कुल मेरी भी सूरत हाल ऐसी ही है कि कोई ना कोई इसका जो दोस्त है, जब वो ख़त लिखता है तो उसे मजबूरन जवाब देना पड़ता है। फिर कोई इसका जो दोस्त है वो जब कोई किताब, तसनीफ़ कहते हैं किताब को, जब वो कोई किताब लिखता है तो उसे हाँ हाँ कहता है कि तुम इसे पढ़ो और फिर मुझे बताओ और फिर बाद में उसका रिव्यू यानी कि जवाब भी दो। क्या उसे अहबाब की वजह से शोर मचाना और हूँ हक करना नहीं पड़ता? वो कहते हैं कि क्या उसे अहबाब की वजह से यानी कि अपने दोस्तों की वजह से जो है वो शोर मचाना पड़ता, वो हूँ हक करना नहीं पड़ता, दोस्तों के हाँ मुलाकात को उसे जाना नहीं पड़ता, अगर ना जाए तो कोई शिकायत नहीं करता, अगर इन सब बातों से वो आज़ाद है तो कोई ताजुब नहीं कि हट्टा कट्टा है और मैं नहीफ़ुन निज़ार हूँ। नहीफ़ुन निज़ार कमज़ोर और हट्टा कट्टा तंदुरुस्त को कहते हैं। तो कहते हैं अगर ये सारे मामला उसके साथ नहीं हैं तो मैं 100% कहता हूँ वो इसीलिए तंदुरुस्त है और मैं 100% कहता हूँ कि मैं इसीलिए कमज़ोर हूँ। या अल्लाह, क्या इस पर भी वो शुक्र अदा नहीं करता? खुदा जाने को कौन सी नेमत चाहता है। लोग कहेंगे कि इस शख्स के कैसे बेहुदा ख्यालात हैं। वो फिर अल्लाह ताला से इल्तिजा करते हैं कि अल्लाह कि वो इस बात पर शुक्र नहीं करता कि उसका कोई दोस्त नहीं है और कौन सी ऐसी नेमत है जो इसे चाहिए। यानी कि वो कहते हैं कि सबसे बड़ी नेमत इंसान के लिए यही है कि उसका कोई दोस्त नहीं है। लोग कहेंगे, जब मैं लोगों से ये बातें कहूँगा तो वो कहेंगे इसके कितने बेहुदा यानी कि कितने घटिया ख्यालात हैं, बगैर दोस्तों की ज़िंदगी दुभर हो जाती है, दुभर मुश्किल हो जाती है और ये इनसे भागता है। मगर मैं दोस्तों को बुरा नहीं कहता, मैं जानता हूँ कि वो मुझे खुश करने के लिए मेरे पास आते हैं और मेरी हेल्प करते हैं, मगर अमली नतीजा ये है कि अब आपका इरादा होता है मुझे फ़ायदा पहुँचाने का और हो जाता है मुझे नुकसान। जी, अब वो कहते हैं कि जो कुछ भी वो मेरे साथ कर रहे होते हैं असल में मैं जो है उन्हें बुरा भला नहीं कह रहा होता, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं उन्हें बुरा भला कहूँ। वो असल में मेरा फ़ायदा चाहते हैं, लेकिन ये है कि मेरा जो है वो नुकसान हो जाता है। मुझ पर नफरीन की जाए, नफरीन यानी कि नफरत की जाए, मगर मैं ये कहे बगैर नहीं रह सकता कि आज तक मेरे सामने कोई ये साबित ना कर सका कि अहबाब एक जमे गंभीर रखने और शनासाई के दायरे को वसी करने से क्या फ़ायदा है। वो कहते हैं कि मगर मैं ये कहे बगैर नहीं रह सकता कि आज तक मेरे सामने जो है कोई ये बात साबित नहीं करता कि अहबाब का एक जमे गफीर यानी कि एक रश रखने और शनासाई यानी कि शनासाई जान पहचान के दायरे को वसी रखने का फ़ायदा क्या होता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर दुनिया में जब आते हैं 50 की तरफ कि दुनिया में जो कुछ काम करना है और बातों ही में उम्र नहीं गुजारनी है तो बाज़ नहायत अजीज़ दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा, बातों ही में उम्र नहीं गुजार। वो कहते हैं कि मैंने इस दुनिया में जो है वो कुछ काम करना है और जो है उम्र अपनी बातों में नहीं गुजारनी, बाज़ नहायत अजीज़ दोस्तों को मुझे छोड़ना पड़ेगा, यानी कि काम करने के लिए जो है मुझे बहुत से अजीज़ दोस्तों को जो है वो छोड़ना पड़ेगा और इससे मेरे दिल पर कैसा ही सदमा हो। कहते बेशक अपने अजीज़ दोस्तों को छोड़ने पर मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा सदमा हो, बहुत ज़्यादा परेशानी हो। बस तक मेरे दोस्त अहमद मिर्ज़ा हैं जिन्हें मैं बड़बड़िया दोस्त कहता हूँ। बड़बड़िया यानी कि बहुत ज़्यादा जो है बोलने वाला दोस्त। तो वो कहते हैं कि मेरे जो दोस्त हैं वो अहमद मिर्ज़ा हैं, मैं उन्हें बड़बड़िया दोस्त कहती हूँ। ये नहायत मकबूल आदमी है, मकबूल मुनासिब। कहते हैं तो ये बड़े मकबूल से, बड़े मुनासिब से आदमी है और मेरी इनकी दोस्ती नहायत पुरानी और बेतकल्लुफ़ी की है। बेतकल्लुफ़ यानी कि एक दूसरे के दरमियान किसी किस्म का कोई तकल्लुफ़ नहीं होता, उसे कहते हैं। मगर हज़रत की हकीकत में दाखिल है कि 2 मिनट निचला नहीं बैठा जाए, यानी कि उनसे जो है 2 मिनट बैठा नहीं जाता। कभी वो कुछ बातें करते हैं, कभी वो कोई बातें करना शुरू कर देते हैं। जब आएंगे शोर मचाते हैं, चीज़ों को उल्ट पुल्ट करते हुए, गर्ज के इनका आना बुझान के आने से कम नहीं है। वो कहते हैं जब भी कभी आते हैं उल्ट पुल्ट कर देते हैं, चीज़ों को शोर मचाते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे कोई बुझान सा आ गया। जब वो आते हैं तो मैं कहता हूँ कोई आ रहा है, क़यामत नहीं।
कहते हैं कि जब भी कभी वो मेरे घर में आते हैं, हाजिर होते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि कोई आ रहा है क़यामती। इनके आने की मुझे दूर से खबर हो जाती है, बावजूद ये कि मेरे लिखने पढ़ने का कमरा छत पर है। वो कहते हैं कि बेशक ये बात एक अलग सी है कि मैं छत पर होता हूँ और मेरा जो लिखने पढ़ने का कमरा है वो छत पर है, लेकिन इसके बावजूद जो है मुझे इनके आने की जो है वो खबर हो जाती है। अगर मेरा नौकर कहता है कि मियाँ इस वक्त काम में बहुत मशगूल कहने मसरूफ़ को कि वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, तो हम फ़ौरन चीखना शुरू कर देते हैं कि कम वक्त को अपनी सेहत का भी तो कुछ याद नहीं। नौकर की तरफ मुखातिब होकर हैरानी, कब से काम कर रही हैं, बड़ी देर से, तौबा तौबा, अच्छा बस 1 मिनट इनके पास बैठूंगा, मुझे कुछ जाना है, छत पर होंगे ना, मैं पहले ही समझता हूँ। तो वो कहते हैं कि मियाँ इस वक्त जो है वो काम में बहुत ज़्यादा मशगूल यानी कि मसरूफ़ हैं, और वो फ़ौरन चीखना शुरू कर देते हैं कि कम वक्त कहते हैं बुरी किस्मत वाले को अपनी सेहत का ज़रा ख्याल नहीं। फिर वो नौकर की तरफ मुखातिब होकर कहते हैं, हिराकी जो है, अब ये कौन है, नौकर। तो क्लास में आपको बता दूँ, उस दौर में जो है वो नौकरों के नाम इसी तरह के होते थे, तो उसका नौकर का नाम भी जो है वो हिराकी था। कब से काम कर रहे हैं, बड़ी देर से, तौबा अल्लाह, बस 1 मिनट इनके पास बैठूंगा, मुझे कुछ जाना है, छत पर होंगे ना, मैं पहले ही समझता था। यानी कि उन्हें इस बात का, उनके दोस्त को इस बात का ये अंदाज़ा पहले से ही था कि वो छत पर ही होंगे। ये कहते हुए वो ऊपर आते हैं और दरवाज़ा इस ज़ोर से खोलते हैं कि गोया कोई गोला आके होते। तो वो कहते हैं जब वो छत पर आते हैं तो इतनी ज़ोर से दरवाज़ा खोलते हैं, कैसे लगता है कि जैसे कोई बम का गोला जो है वो आकर लगे। आज तक उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया नहीं और आंधी की तरह दाखिल होते हैं। कहते हैं आज तक उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और वो अंदर आए हों, ऐसे आते हैं जैसे कोई आंधी आ रही है। आखिर तुम्हें मैंने पकड़ लिया, मगर देखो मेरी वजह से अपना लिखना बंद मत करो, मैं हर्ज करने नहीं आता, खुदा की पनाह किस कदर लिख डाला, कहो तबीयत तो अच्छी है, मैं तो सिर्फ ये पूछने आया था। वल्लाह मुझे किस कदर खुशी होती है कि मेरे दोस्तों में से एक शख्स ऐसा है जो मजमून निगार के लफ्ज़ से पुकारा जाता है, लो अब मैं जाता हूँ, मैं बैठूंगा नहीं, 1 मिनट नहीं ठहरने का, तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त करनी थी, अल्लाह हाफ़िज़। तो वो जब वो आते हैं तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अच्छा देखो अब अपना लिखना बंद मत करो। भाई वो कैसे लिख सकते हैं, जब तुम मुसलसल बोलोगे तो एक मजमून निगार कैसे लिखेगा। मैं हर्ज करने नहीं है, हर्ज यानी कि तुम्हारा जो वक्त है वो उससे ज़ाया करने नहीं आया, अल्लाह की बना किस कदर तुमने लिख डाला, कहो तबीयत तुम्हारी कैसी है, मैं सिर्फ ये पूछने आया था कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। वल्लाह मुझे किस कदर खुशी हुई कि मेरे दोस्तों में से एक ऐसा शख्स भी है जो मजमून निगार है। मजमून निगार यानी कि मज़ामीन लिखने वाला है, और इसे इस लक़ब से पुकारा भी जाता है। लो अब मैं जाता हूँ, मैं बैठूंगा नहीं, 1 मिनट नहीं, मुझे यहाँ पर ठहरना, मैं तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए आया था, अल्लाह हाफ़िज़। ये कह के वो नहायत मोहब्बत से मुसाफ़ा करते हैं और अपने जोश में मेरे हाथ को इस कदर दबा देते हैं कि उंगलियों में दर्द होने लगता है। वो कहते हैं नहायत मोहब्बत से मुझे मुसाफ़ा करते हैं, मुसाफ़ा करना, हाथ मिलाना, और फिर जोश से मेरा हाथ इस कदर दबाते हैं कि मेरी उंगलियों में दर्द होने लगता है और मैं कलम नहीं पकड़ सकता। ये तो इला हदा रहा, अपने साथ मेरे कुल ख्यालात को भी ले जाते हैं। वो कहते हैं ये तो एक बात थी जो एक अलहदा थी, लेकिन अपने साथ साथ जितने ख्यालात, चूँकि एक मजमून निगार जब भी कभी कुछ लिखने लगता है तो उसके ज़हन में किसी किस्म के ख्यालात आते हैं। वो कहते हैं वो जब भी लिखने लगता हूँ तो मेरे साथ वो मेरे ख्यालात भी ले जाते हैं, ख्यालात को जमा करने की कोशिश करता हूँ, मगर अब कहाँ, ज़ाहिर है जो ख्याल लिखने के बारे में एक बार आता है वो दोबारा नहीं आता। और देखा जाए तो मेरे कमरे में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं होता, वो अगर घंटों रहते तो इससे ज़्यादा नुकसान ना करते। कहते हैं 1 मिनट को सिर्फ मेरे कमरे में रहे और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन अगर वो घंटों रहते तो मेरा कितना नुकसान करके जाते। मैं नहीं छोड़ सकता, मैं इससे इनकार नहीं करता, मेरी की दोस्ती बहुत पुरानी है और मुझसे भाइयों की तरह मोहब्बत करते हैं। कहते हैं कि मैं इनकार नहीं कर सकता कि वो यहाँ पर आए, लेकिन और मेरी उनकी दोस्ती भी बहुत पुरानी है और मैं उनसे अपने भाइयों की तरह मोहब्बत करता हूँ, ताहम उन्हें छोड़ दूँगा, हाँ छोड़ दूँगा, अगर कलेजे पर पत्थर रखना पड़े। कहते हैं मैं सिर्फ एक ही बात पर उसे छोड़ सकता हूँ कि अगर मुझे अपने कलेजे पर पत्थर रखना पड़े। और लीजिए दूसरे दोस्त मोहम्मद तसीम है, ये बाल बच्चों वाले साहब हैं और रात दिन इन्हीं की फिक्र में रहते हैं। जब कभी मिलने आते हैं तो तीसरे पहर के करीब आते हैं जब मैं काम से फारिग हो चुका हूँ, लेकिन इस कदर थका होता हूँ। अच्छा जी, अब वो अपने दूसरे दोस्त की बात करते हैं जिसका नाम मोहम्मद तसीम है, और कहते हैं ये बाल बच्चों वाले हैं और दिन रात इन्हें सिर्फ अपने बाल बच्चों की फिक्र रहती है। और ये तीसरे पहर यानी कि दोपहर के बाद का जो थोड़ा सा वक्त होता है, वो कहते हैं उस वक्त मुझसे मिलने आते हैं जब मैं काम से फारिग हो चुका होता हूँ तो मैं इंतहाई थका हुआ होता हूँ। अब आते हैं सफ़ा नंबर 51 की तरफ, 51। दिल यही चाहता है कि मैं 1 घंटा आराम कुर्सी पर खामोश पड़ा रहूं, मगर तहसीन आए हैं, इनसे मिलना ज़रूरी है और इनके पास जो बातें करने के लिए सिवाय अपनी बीवी बच्चों की बीमारी के और कोई मजमून ही नहीं होता। तो कहते हैं कि तहसीन साहब जो है वो जब भी आते हैं इनके पास अगर कोई मौजू होता है तो वो ये है कि मेरी बीवी बीमार है या मेरे बच्चे बीमार हैं। इनके
पास इनकी इसके अलावा कोई बात नहीं होती। मैं कितनी ही कोशिश करूँ मगर वो इस मजमून से बाहर नहीं निकलते। अगर मैं मौसम का जिक्र करता हूँ तो वो कहते हैं हाँ बड़ा मौसम खराब है, मेरे छोटे बच्चे को बुखार हो गया, मंजरी लड़की खांसी में मुब्तला है। अगर पॉलिटिक्स या लिटरेचर के मतलब गुफ्तगू शुरू करता हूँ तो तहसीन फ़ौरन माजरत पेश करते हैं कि भाई आजकल घर भर बीमार है, मुझे इतनी फुर्सत कहाँ के अखबार पढ़ूँ। अगर किसी आम जलसे में आते हैं तो अपने लड़कों को ज़रूर साथ लिए होते हैं और अगर हर एक से बार बार पूछते रहते हैं कि तबीयत तो नहीं घबराती, प्यास तो नहीं मालूम होती। कभी कभी नब्ज़ देख लेते हैं और वहाँ भी किसी से मिलते हैं तो घर की बीमारी का जिक्र करते हैं। तो वो कहते हैं कि हर दफ़ा अगर पॉलिटिक्स पे बात करूँ तब बीमारी, लिटरेचर पे बात करूँ तब बच्चों की बीमारी, मौसम के बारे में बात करूँ तो तब बच्चों की बीमारी। तो ये जो मोहम्मद तहसीन साहब हैं इन्हें सिर्फ एक ही मौजू है, अपनी बीवी और अपने बच्चों की बीमारी। इस तरह मेरे मुकदमेबाज दोस्त हैं, मुकदमेबाज यानी कि मुकदमे लड़ने वाले, यानी कि इस यहाँ से वाज़ेह होते हैं कि वो वकील होंगे जिन्हें अपनी रियासत के झगड़ों, अपने फरीक मुखालिफ की बुराइयों और जज साहब की तारीफ या मजम्मत के या तारीफ इस हालत में कि जब उन्होंने मुकदमा जीता हो तब वो अपने जज की तारीफ करते हैं और कोई मजमून नहीं। मनी जुमला और बहुत से मुख्तलिफ किस्म के दोस्तों के मैं मोहम्मद शाकिर खान साहब का जिक्र खसूसियत से करूँगा क्योंकि वो मुझ पर ख़ास इनायत फरमाते हैं। कहते हैं मैं अपने एक और दोस्त की बात करता हूँ जो कि वकील हैं और मुकदमे लड़ते हैं और वो तब जो है वो अपने जज की तारीफ करते हैं जब वो मुकदमा जीतते हैं और जब वो नहीं जीतते तो तब जज की जो है वो बुराइयाँ करनी शुरू कर देते हैं। कहते हैं मैं तो इनका एक ख़ास जिक्र करूँगा क्योंकि इनकी बड़ी इनायत यानी कि बड़ी मेहरबानियाँ जो मुझ पर हैं। शाकिर खान साहब मौजू सलीमपुरा के रईस ज़िला भर में नहायत मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं। कहते हैं शाकिर खान साहब जो हैं मौजू सलीमपुर ये भी जगह का नाम है, वहाँ के रईस हैं और ज़िला भर में ये बड़े मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं। इन्हें अपनी लियाकत के मुताबिक लिटरेचर का बहुत शौक है। अपनी लियाकत यानी कि अपनी काबिलियत के मुताबिक जो है इन्हें लिटरेचर से यानी कि अदब पढ़ने का बहुत शौक है। लिटरेचर पढ़ने का इतना नहीं जितनी लिटरेरी आदमियों से मिलने और तारुफ पैदा करने का। कहते हैं इतना तो इन्हें लिटरेचर पढ़ने का शौक नहीं जितना इन्हें लिटरेरी आदमी यानी कि लिटरेचर से तारुफ रखने वाले जो आदमी हैं उनसे अपना तारुफ पैदा करवाने का बहुत शौक है। इनका ख्याल है कि अहले इल्म की थोड़ी सी कदर करना उम्रा के शायर शान है। वो कहते हैं कि इनका असल में ये ख्याल है कि अहले इल्म यानी कि जो इल्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनकी कदर करना उम्रा के शायर शान है यानी कि उनकी शान के बराबर है। एक मरतबा मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए बहुत इस साल से मुझे सलीमपुर ले गए। सलीमपुर जगह का नाम है। वो कहते हैं मेरे पास तशरीफ़ लाए बड़ी ज़िद की और वो सलीमपुर ले गए ये कह के कि शहर में दिन रात शोर शराब रहता है। शोर शराब यानी कि बहुत ज़्यादा शोर गुल होता है। देहात में बहुत कुछ अरसा रहने से तब्दीली आबोहवा भी जो है वो बेहतर हो जाती है और वहाँ मज़मून निगारी भी ज़्यादा इत्मीनान से कर सकोगे। तो वो कहते हैं कि वो मुझे इस बात की बिना पर जो है वो गांव की तरफ ले जाते हैं कि वहाँ पर तुम मज़मून निगारी जो है बहुत तसल्ली से बड़े इत्मीनान से करोगे। मैंने एक कमरा खास तुम्हारे वास्ते आरास्ता कराया। आरास्ता करना सजा देना। तो वो कहते हैं कि मैंने अपने घर में एक ख़ास कमरा जो है वो तुम्हारे लिए आरास्ता करवाया है, सजाया है, जिसमें पढ़ने लिखने का सब सामान मुहैया है। मुहैया यानी कि मुयस्सर, तुम जो कुछ भी पढ़ने लिखने का काम करोगे तुम्हें वहाँ पर सब कुछ मिलेगा। थोड़े दिन रह के चले आना, देखो मेरी खुशी करो। थोड़े दिन रह के यानी कि थोड़े दिन जो है वो तुम मेरे घर में रहो, फिर तुम आ जाना, देखो मेरी खुशी करो, यानी कि मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरे घर में आओगे। मैं ऐसे मोहब्बत में इसरार पर इनकार कैसे कर सकता था। मुझसे सामान पढ़ने लिखने का लेकर मैं इनके साथ हो गया। वो कहते हैं ऐसे मोहब्बत में अमेज यानी कि मोहब्बत से भरी हुई जो उनकी ज़िद थी, उनका जो इसरार था, मैं उससे कैसे इनकार कर सकता था। लिहाजा मैंने थोड़ा सा सामान पकड़ा, मैं उनके साथ चला गया। एडिटर वर्ल्ड से वादा कर चुका था कि खास अरसे में इनकी खिदमत में एक मजमून भेजूँगा। तो वो कहते हैं कि एडिटर से मैंने एक खास वादा किया था कि मैं एक खास अरसे में जो है उनकी खिदमत में एक मजमून भेजूँगा। शाकिर साहब की कोठी पर पहुँच मैंने वो कमरा देखा जो मेरे लिए तैयार किया गया था। कहते हैं कि जब मैं शाकिर साहब की कोठी पर पहुंचा तो मैंने वो कमरा देखा जो खास मेरे लिए तैयार किया गया था। इसकी खिड़की के पाई बाग यानी कि घर की जो पिछली तरफ को भाग होता है उसको कहते हैं पाई बाग। को कहते हैं कि उसकी पाई बाग की तरफ होती थी और एक नहायत ही दिल फ्रेब नेचुरल मंजर मेरी आंखों के सामने होता था। वो कहते हैं मैं जब भी कभी देखता एक बड़ा दिल फ्रेब यानी बड़ा दिलकश मंजर जो है वो मेरी आंखों के सामने होता। सुबह को मैं जो है नीचे नाश्ते की घर से बुलाया गया। जब दूसरा प्याला चाय का पी चुका तो मैं अपने कमरे को जाने के लिए उठा ही था कि चारों तरफ से इसरार होने लगा, ये कहीं ऐसा गजब ना करना कि आज ही से काम शुरू कर दो, अपने दिमाग को कुछ तो आराम दो और आज का दिन तो खास कर इस काबिल है कि सिमरी का लुत्फ खाने में गुजारा जाए। कहते हैं कि जो ही मैं चाय का प्याला पीकर उठा तो मुझे चारों तरफ से ये आवाज़ आनी शुरू हुई कि तुम इस तरह का गजब नहीं करना कि आज ही जो है तुम काम वगैरह शुरू कर दो, अपने दिमाग को थोड़ा सा आराम दो, कुछ सुकून दो। और दूसरा ये कि यहाँ की सिमरी का जो लुत्फ है वो उठाने का मज़ा आज तुम्हें बहुत आएगा। सफ़ा नंबर 52। चलिए गाड़ी तैयार करा दो।
चलिए गाड़ी तैयार कराते हैं, दरिया पर मछली का शिकार खेलेंगे। तो इस बात पर वो कहते हैं कि चलिए हम ऐसा करते हैं कि हम गाड़ी तैयार करवाते हैं, हम दरिया पर चलते हैं, वहाँ पर मछली का शिकार खेलेंगे। फिर वहाँ से 2 मील पर अहमदनगर है, अहमदनगर ये जगह का नाम है। कहते हैं कि वहाँ से 2 मील पर जो है वो अहमदनगर है। आपको वहाँ के रईस राजा तालिब अली साहब से मिलाएंगे। अहमदनगर में वहाँ के जो एक रईस हैं जिनका नाम राजा तालिब अली है, मैं तो आपको उनसे मिलाऊंगा। मेरा माथा वहीं ठनका, यानी कि किसी अनहोनी बात का पहले से खबर हो जाना, तो कहते हैं कि मेरा माथा जो है वहीं ठनका। और अगर यही हाल रहा तो यहाँ भी फुर्सत मत लो। अगर कहते हैं यही हाल मेरा रहा तो फिर मुझे तो यहाँ पर भी 1 मिनट की फुर्सत नहीं होगी कि मैं कोई मजमून लिख सकूँ। खैर सैकड़ों हीले हालों से इस वक्त तो मैं बच गया और मेरे मेज़बान भी मेरी वजह से ना गए, मगर मुझे बहुत जल्द मालूम हो गया कि जिस अनका यानी यकसुई की तलाश में मैं सर रहा था वो मुझे यहाँ भी नहीं मिलेगी। तो वो कहते हैं कि जब मैंने ये सारा कुछ देखा तो मुझे पता चल गया कि अब जिस यकसुई की यानी कि जो एक तरफ को जो मैं होना चाहता था अनका, यानी कि एक तरफ को हो जाना कि मैं एक तरफ अपना जो है वो काम करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर जो है जिसकी मुझे तलाश थी, जिसकी मैं सरगर्दा कोशिश कर रहा था, वो मुझे यहाँ भी नहीं मिलेगा। और वो थी फुर्सत। मैं जल्दी से उठकर अपने कमरे में आया और इस वक्त ज़रा गौर से इस मेज़ के सामान को देखा जो मैंने लिखने पढ़ने के लिए तैयार की गई थी। कहते हैं मैं जल्दी से उठा, अपने कमरे में आया और मैंने देखा कि जो सामान मेरी मेज़ पर पड़ा था और जो मैंने लिखने पढ़ने के लिए तैयार किया गया था वो क्या था, मेज़ पर नहायत कीमती कामदार कपड़ा पड़ा हुआ था जिस पर एक कतरा गिराना गुनाह कबीरा से कम न होगा। कहते हैं जब मैंने देखा तो उस पर इंतहाई कामदार यानी कि कढ़ाई वाला जो है वो कपड़ा पड़ा हुआ था कि जिस पर अगर एक कतरा भी स्याही का गिर जाता तो गुनाह कबीरा हो जाता, यानी कि ऐसा लगता कि जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है। चांदी की दवात मगर स्याही देखता हूँ तो सूखी हुई। कहते हैं चांदी की दवात वहाँ पर पड़ी हुई थी लेकिन स्याही तो उसके अंदर है ही नहीं थी। अंग्रेजी कलम नहायत कीमती और नायाब मगर अक्सर में लिब नदार जाज़िब कागज़, एक मुकमली जिल्द की किताब में मगर लिखने के कागज़ का पता ही नहीं। वो कहते हैं कि अक्सर जो है निब नदारत यानी कि निब नदारत से मुराद निब उसकी बिल्कुल ना काम करने के बराबर जाज़िब कागज़ और निब ऐसी थी कि जैसे वो कागज़ जाज़िब कागज़ यानी कि कागज़ के ऊपर जो स्याही थी वो चूस लो। तो वो कहते हैं ऐसा कागज़ जो स्याही चूसने वाला था और एक मुकमली जिल्द की किताब में मगर लिखने के कागज़ का पता ही नहीं। वो कहते हैं मखमली जिल्द की किताब एक ऐसी किताब थी जिसकी जिल्द जो है वो मखमली थी लेकिन लिखने के कागज़ का वो मुझे पता ही नहीं था वो कहाँ। इस तरह बहुत से आला दर्जे का बेशकीमत सामान मेज़ पर था मगर अक्सर इसमें से मेरे काम का नहीं। वो कहते हैं बहुत आला दर्जे का बेशकीमत बहुत ज़्यादा कीमती सामान तो मेज़ पर पड़ा था लेकिन वो सारे का सारा मेरे काम का नहीं और जो चीज़ें ज़रूरत की थी वो मुझे पता ही नहीं। आखिरकार मैंने वही अपना पुराना इस्तेमाली मगर मुफीद बक्स और अपनी मामूली दवात और कलम जिसने अब तक नहायत ईमानदारी से मेरी मदद की थी और मेरे बड़ा ख्याल को तेज़ी के साथ कब से कागज़ में बंद किया था निकाला लिखना शुरू कर दिया। कहते हैं कि मैंने जब वो सामान देखा तो वो मेरे लिए बिल्कुल बेकार था, मेरे किसी काम का नहीं था। आखिरकार मैंने अपना पुराना जो बक्स था वो निकाला और उसमें जितना भी सामान था जिसने बड़ी ईमानदारी से मेरा साथ दिया था मैंने उन सब से जो है वो लिखना शुरू कर दिया कागज़ के ऊपर। ये ज़रूर है कि जिन मुर्गाने खुशनुमा की ज़रीफ़ में शोरा इस कदर लुत्फ़ुल लिसान है उनकी इनायत से मैं खुश नहीं हुआ। वो कहते हैं कि ये तो बात ठीक है कि जिन मुर्गाने खुशनुमा ये ज़रूर है कि जिन मुर्गाने खुशनुमा की तारीफ में शुरा इस कदर रतबुल लिसान है। रतबुल लिसान एक ऐसी ज़ुबान जो कि बड़ी मद्दाह में होती है या फिर ऐसी ज़ुबान जो मुसलसल तारीफ करती रहती है। तो वो कहते हैं कि उनकी तारीफ में जो है शुरा जो है वो जितनी भी तारीफ़ें करते हैं जितनी मद्दाह करते हैं उनकी रात से मुश्किल हुआ कि सब के सब मेरे कमरे के नीचे दरख्त पर जमा होकर शोर मचाना शुरू कर दिया। कहते हैं जो ही मैंने जो है वो काम करना शुरू कर दिया तो मेरे कमरे के नीचे जो एक दरख्त था सब के सब उसके नीचे जमा हो गए, शोर मचाना शुरू कर दिया। तब मैंने कोशिश करके उनकी तरफ से कान बंद कर दिया और काम में मातन मशगूल हो गया। कहते हैं कि मैंने कोशिश की कि मैं किसी तरह जो है वो अपने कान बंद रख लूँ और अपने काम में मशगूल हो जाए, इनके मसरूफ़ हो जाऊँ। तन 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 तना छन छन छना तन 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 मैं ऐसा मसरूफ़ था कि दुनिया माफ़ी की खबर ही नहीं आती। नीचे ये सारे शोर की आवाज़ें थी जिसमें तन 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 तना छन 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 छना। वो कहते हैं मुझे इन सारी चीज़ों की बिल्कुल कोई परवाह नहीं थी और मैं जो है वो दुनिया माफिया से बिल्कुल जो है एक तरफ अपना काम कर रहा था। ये कहा कि इस तंदन ने चुका दिया। कहते हैं अचानक ये जो तंदन की आवाज़ें थी इसने मुझे चुका दिया। इनके मैं हैरान रह गया कि भाई अभी ये क्या है। ओफो अब मैं समझा मेरे कमरे के करीब शाकिर खान साहब के छोटे भाई का कमरा है। तो वो
وہ کہتے ہیں کہ میرے کمرے کے بالکل ساتھ جو ہے وہ شاکر خان صاحب کا جو چھوٹا بھائی ہے اس کا کمرہ ہے اور انہیں موسیقی میں بہت دخل ہے، یعنی کہ انہیں موسیقی سے بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ اس وقت ستار سے شوق فرما رہے تھے۔ ستار جو ہے یہ ایک انسٹرومنٹ ہے، موسیقی کا ایک آلہ ہوتا ہے ستار، اور یہ دن دن کی جو آوازیں تھیں وہ اسی میں سے آ رہی تھیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اس سے جو ہے اسے بجا رہے تھے اور اسے خوب بجا رہے تھے۔ کوئی آدھ گھنٹہ انہوں نے موسیقی کی مشق فرما کر میری خواہش کے خلاف محسوس فرمایا، پھر کسی وجہ سے وہ اپنے کمرے سے چلے گئے اور خاموشی طاری ہو گئی، تو پھر مجھے اپنے کام کا خیال آیا۔ تو تقریباً آدھ گھنٹہ کہتے ہیں انہوں نے اپنی موسیقی پر مسلسل مشق کی، اس کا شوق فرمایا، پھر ایسا ہوا کہ وہ آدھے گھنٹے بعد جو ہے ایک دم سے خاموشی ہو گئی، وہ اپنے کمرے سے چلے گئے اور میں نے جو ہے وہ اپنا کام شروع کیا۔ اے میرے خیالات، تم ہی میرا گنجینہ، میرا خزانہ ہو۔ گنجینہ کا مطلب خزانہ۔ خدا کے لیے رحم کرو، میرے دماغ میں پھر آ جاؤ۔ اب وہ اپنے خیالات سے کہتے ہیں کہ تم میرا خزانہ ہو، لہٰذا تم جو ہے فوراً میرے دماغ میں آ جاؤ۔ یہ کہ میں کاغذ کی طرف متوجہ ہوا کہ دیکھوں کہاں چھوڑا ہے۔ اب وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنے کاغذ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، اس کی طرف توجہ دی کہ میں دیکھوں میں نے کہاں چھوڑا ہے۔ جن کی قدر آپ کہاں بھول پڑے، اتنے دنوں کہاں رہے، یہ کیا محمل فکرہ۔ محمل فکرہ یعنی کہ بڑا بے معنی سا فکرہ تھا جو بولا گیا، جن کی قدر آپ کہاں بھول پڑے، یعنی کہ بھول پڑے، یہ فکرہ بولا گیا تھا، اور اس پر انہوں نے محمل فکرہ کا لا حول ولا قوت، یعنی کہ اللہ ہی سب طاقتوں کا مالک ہے، میں بھی کیا گڑبڑ کر رہا ہوں، لا حول ولا قوت۔ وہ جو ہے یہ فکرہ بولنے کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں کوئی گڑبڑ کر رہا ہوں۔ اب آتے ہیں صفحہ نمبر 53 کی طرف 53۔ آپ کہاں بھول پڑے، اتنے دنوں کہاں رہے۔ اب آپ کہاں، یعنی کہ آپ جو ہیں وہ اتنے دن کہاں رہے، ہماری طرف آپ کا آنا نہیں ہوا۔ یہ فکرے تو شاکر خان صاحب نے کسی دوست سے کہے جو بھی ان سے ملنے آیا، میں مصروفیت میں انہیں ہی لکھ دیا۔ ہاں تو کاٹ کے فکرہ درست کرنا چاہیے، اور جن کی قدر ابھی تک ملک و قوم کو معلوم نہیں اور باہر کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں تو کاٹ کے فکرہ درست کر دینا چاہیے، یعنی کہ یہ فکرہ جو ہے یہ آپ کو درست کرنا چاہیے، اور جن کی قدر ابھی تک ملک و قوم کو معلوم نہیں، ملک و قوم کو جو ہے بالکل کوئی قدر معلوم نہیں، اور باہر کوئی ابھی کی بات کہتے ہیں کہ کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کون ہے، میں ہوں شبنم۔ سرکار نے کہا ہے اگر آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو تو نیچے ذرا سی بیٹی کی تشریف لائی، کوئی ہیراتی کوئی صاحب آئے ہوئے ہیں اور سرکار انہیں آپ سے ملانا چاہتے ہیں۔ جب وہ پوچھتے ہیں کہ کون ہے تو وہ کہتے ہیں میں شبنم ہوں۔ تو کلاس شبنم کون ہے، یہ بھی ان کے نوکر کا نام ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس دور میں نوکروں کے نام بڑے عجیب طرح کے ہوتے تھے، خیراتی، شبراتی، شبن، اس طرح کے جو نام تھے وہ ہوتے تھے، اور وہ مالک نہیں کہا کرتے تھے، کوئی ایسے بھی ہوتے تھے جو سرکار کہتے تھے۔ تو کہتے تھے میں ہوں شبن، سرکار نے کہا ہے کہ آپ کو تکلیف نہ ہو تو ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے تشریف لائیے، کوئی صاحب ایسے ہیں جنہیں آپ سے ملوانا ہے۔ باطل نہاستہ میں اٹھا نیچے گیا، باطل نہاستہ یعنی کہ اچانک ہی کچھ سوچا نہیں، تو میں اٹھ گیا اور نیچے چلا گیا۔ شاکر صاحب کے جو دوست راجہ طالب علی صاحب تشریف لائے تھے، ان سے میرا تعارف کرایا گیا۔ اب شاکر صاحب کے جو دوست ہیں راجہ طالب علی صاحب، وہ آئے اور ان سے جو ہے وہ میرا تعارف کروایا گیا کہ میں کون ہوں، میرا کیا نام ہے، میں کیا کام کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد وہ تشریف لے گا اور مجھے بھی فرصت ملی اور میں نے یکسو ہو کر لکھنا شروع کر دیا۔ یکسو یعنی کہ ایک طرف ہو کر جو ہے میں نے اپنے لکھنے کا کام شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ شبن نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری کہ شبن نے جو ہے وہ پھر سے دروازہ کھٹکھٹایا، معلوم ہوا کہ میری پھر یاد آئی۔ اب پھر جو ہے وہ شبن میاں نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ اب میں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو اب پھر جو ہے وہ آپ کی یاد ہے، ہمارے میزبان کے کوئی اور دوست آئے ہوئے ہیں اور میں انہیں دکھایا جاؤں گا۔ اب من لگتا ہے کہ اب جو ہمارے میزبان ہیں جن کے گھر میں رہ رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ کوئی اور دوست آ گئے اور میں جو ہے وہ ان کے سامنے دکھایا جاؤں گا، یعنی کہ پیش کیا جاؤں گا۔ میں بھی مصر اس عربی گھوڑے کے تھا جسے میزبان نے حال ہی میں خریدا تھا اور جو ہر دوست کو سبق سے منگا کے دکھایا جاتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ مصر یعنی کہ میری مثال اس عربی گھوڑے کی طرح ہے۔ عربی گھوڑا یعنی کہ بڑا جو پیش قیمتی گھوڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بڑا مہنگا سا، تو وہ کہتے ہیں میری مثال جو اس عربی گھوڑے کی طرح کی تھی کہ جسے جو ہے وہ میزبان نے خریدا ہو اور پھر وہ استبل کہتے ہیں گھوڑے پہ رہنے کی جگہ، تو وہ کہتے ہیں وہاں سے جو ہے وہ منگوا کر مجھے ایسے لگ رہا تھا میں ایک گھوڑا ہوں، مجھے وہ استبل سے بار بار منگوا کر اپنے دوستوں کو دکھاتے ہیں۔ ان دوست سے نجات پا کر اور بھاگ کر میں اپنے کمرے میں آیا، خیالات بہت ہو گئے تھے، فکرہ از سر نو پھر بنانا پڑا، سر نو پھر سے نئے سرے سے جو ہے وہ کہتے ہیں مجھے فکرہ بنانا پڑا۔ طبیعت اچاٹ ہو گئی تھی، یعنی کہ طبیعت جو ہے میری اب بڑی بیزار سی ہو گئی تھی، باہزارے دکھ کر پھر بیٹھا اور لکھنا شروع کیا۔ اب وہ کہتے ہیں کافی مشکلوں کے بعد جو ہے میں بیٹھا اور پھر میں نے لکھنا شروع کیا۔ اب کی مرتبہ خوش قسمتی سے کوئی آدھ گھنٹہ ایسا ملا جس میں نہ کوئی آیا نہ کوئی گیا۔ اب میرا قلم جو ہے وہ تیزی سے چل رہا تھا اور میں لکھ رہا تھا۔ ہم کو کامل یقین ہے کہ ہمارے ملک کے قابل نوجوان جنہیں تفتیش اور تحقیقات کا شوق ہے اور جو کولمبس کی طرح نئی معلومات اور نئی دنیا کو وہ علمی دنیا
दरियाफ्त करने के लिए अपने तय। अब वो जो फ़िक्रे थे वो ये थे जो वो अपने मज़मून में लिख रहे थे, हमको कामिल यकीन है, कामिल यकीन यानी कि हमें मुकम्मल यकीन है कि हमारे मुल्क के काबिल नौजवान जिन्हें तफ्तीश और तहकीकात यानी कि नई नई तहकीकात का और नई नई रिसर्च का तफ्तीश करने का शौक़ है, और जो कोलंबस की तरह, कोलंबस कौन है? कोलंबस एक ऐसा आदमी था जिसने अमेरिका दरियाफ्त किया था क्लास। तो वो कहते हैं कि कोलंबस की तरह नई मालूमात और नई दुनिया जो है वो इल्मी दुनिया ही क्यों ना हो, उसके बारे में दरियाफ्त करने के लिए अपने तय अभी भी यहाँ पर पहुंचे ही थे कि दरवाजे पर फिर से दस्तक यानी कि दरवाजा खटखटाया। क्या है? अच्छा, दरियाफ्त करने के लिए अपने तय खतरे में डालने से भी खौफ नहीं खाते, ज़रूर इस तरफ मतवज्जा होंगे कि अपनी काविशों और कोशिशों से मौजूदा। जब उन्होंने पूछा क्या है तो आगे से जवाब आया, अच्छा दरियाफ्त करने के लिए अपने तय खतरे में डालने से। अब वो जो पैरा लिख रहे थे उससे आगे वो ये पैरा लिख रहे थे, ज़रूर इस तरफ मतवज्जा होंगे कि अपनी काविशों भी कहते हैं कोशिशों से मौजूदा। अब दरवाज़ा जो है वो फिर खटखटाया गया। अब आते हैं हम सफ़ा नंबर 54। हाँ, हजूर सरकार आपका इंतज़ार कर रहे हैं, हजूर सरकार आपका इंतज़ार कर रहे हैं। सरकार मालिक को कहते हैं, तो वो कहते हैं हजूर सरकार आपका इंतज़ार कर रहे हैं, खाना ठंडा हो जाता है। ओफो, मुझे ख्याल नहीं रहा, सरकार से अर्ज़ करना मेरा इंतज़ार ना करें, मैं फिर खा लूँगा। वो कहते हैं असल में मुझे नहीं था पता कि खाना ठंडा हो रहा है, तुम अपनी सरकार से कह दो कि वो मेरा इंतज़ार ना करें, मैं फिर खा लूँगा, इस वक्त मुझे कुछ ऐसी भूख नहीं है। अब वो आगे जुमला लिखते हैं, और आइंदा नस्लों को ज़ेर बारे एहसान करेंगे। यही नौजवान हैं जो कौम की कश्ती को खुदा की मदद पर भरोसा करके अंदराज से बचाते और सामने मुराद तक पहुँचाते हैं, ज़िंदगी और मौत का लायनफ मसला। अब वो यहाँ पर पहुँचते हैं तो फिर एकदम से जो है वो दस्तक शुरू हो जाती है। दस्तक क्या है? सरकार कहती हैं अगर आप थोड़ी देर में खाएंगे तो हम भी उस वक्त खाएंगे, मगर खाना ठंडा होकर बिल्कुल खराब हो जाएगा। सरकार, अब वो कहते हैं सरकार अब जो है वो ये कह रही है अगर आप थोड़ी देर बाद खाना खाएंगे तो हम भी थोड़ी देर बाद खा लेंगे, लेकिन ऐसा है कि थोड़ी देर बाद खाना जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अच्छा भाई वो अभी आएगा, ये कह के मैं खाने के लिए जाता हूँ, सबसे माजरत करता हूँ। मेज़बान नहायत इलाक से फरमाती हैं, चेहरे पर थकन मालूम होती है, क्या आप बहुत लिख डाला? देखो मैं तुमसे कहता था कि शायद ऐसी फुर्सत और खामोशी कहाँ। अब वो कहते हैं ये कि मैं खाने के लिए जब जाता हूँ और फिर सबसे माजरत करता हूँ कि भाई आप लोगों को मेरी वजह से जो है देर हो गई खाने में, तो मैंने इस बात पर सबसे माजरत की। मेज़बान नहायत इलाज से फरमाते हैं, यानी कि नहायत खुशी से फरमाते हैं, चेहरे पर उनकी बहुत ज़्यादा थकन मालूम होती है। आप भाई तुम्हारे चेहरे पर जो है वो बहुत ज़्यादा थकावट है, क्या तुमने बहुत ज़्यादा लिख डाला? देखो मैं तुमसे कहता था ना कि शहर में ऐसी फुर्सत, यानी कि तुम ऐसे कभी भी जो है वो ऐसी फुर्सत नहीं होगी, और खामोशी जो है वो तो कभी भी नहीं हो सकती शहरों में, यानी कि वहाँ पर जो है वो शोर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर तुम कुछ देर फारिग हो, कुछ देर खामोश हो, तुम्हें अच्छा लगेगा, सिवाय इसके कि मैं आमन्ना सदक ना कहूँ और क्या कह सकता हूँ। अब खाने पर इसरार होता है, वो कहते हैं सिवाय इसके कि मैं फ़ौरन ही जो है वो कुछ कह जाता। अब ये है कि खाने पर जो है वो इसरार शुरू हो गया, ज़िद शुरू होगी। जिस चीज़ से मुझे रग़बत नहीं वही खिलाई जाती थी, यानी कि जो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, जिसका मुझे कोई शौक़ नहीं था, मुझे वही खिलाया जाता था। बात खाने के मेज़बान साहब फरमाते, दोपहर को तुम्हें गाड़ी में चलना होगा, मैं तुम्हें इस वास्ते यहाँ नहीं लाया कि सब दिमागी काम करके अपनी सेहत खराब कर लूँ। चलो अब ये है कि अब वो कहते हैं कि खाने के बाद जो है मेज़बान साहब फरमाते हैं कि तुम्हें दोपहर के वक्त जो है मेरे साथ गाड़ी में चलना होगा। असल में मैं तुम्हें इसलिए यहाँ पर नहीं लाया था कि तुम हर वक्त जो है वो दिमागी काम ही करते रहो और दिमागी काम कर करके अपनी सेहत खराब कर लो। वापस कमरे में आकर मैं थोड़ी देर इस घर से लेटा के ख्यालात जमा कर लूँ और फिर लिखना शुरू कर दूँ। अब कहते हैं खाना खाने के बाद जो है मैं वापस अपने कमरे में आया और लेटा कि चलो कुछ थोड़े बहुत जो ख्यालात हैं वो मैं जमा करूँ और दोबारा से जो है वो लिखना शुरू कर दूँगा। लेकिन अब ख्यालात जो है वो कहाँ, मज़मून उठाकर देखता हूँ ज़िंदगी और मौत का लायनफ मसला। वो कहते हैं जब मैंने मज़मून उठाकर देखा तो ज़िंदगी और मौत का ऐसा जो ना हल होने वाला जो मसला है वो मेरे सामने आ जाता है। इसके मुतालिक क्या लिखने वाला था, इन अल्फाज के बाद कौन से अल्फाज दिमाग में थे, अब कुछ ख्याल नहीं। अब वो कहते हैं मैं अब इस पर क्या लिखने वाला था, ज़िंदगी और मौत पर मुझे नहीं पता कि मैं क्या लिखने वाला था। मेरे दिमाग में कौन से अल्फाज थे, मुझे ये भी नहीं पता कि कौन से फ़िक्रे थे जो बार बार मेरे दिमाग में आ रहे थे। यूँ ही पड़े पड़े नींद आ जाती है, तीसरे पैर उठता हूँ तो दिमाग बहुत सही पाता हूँ। कहते हैं कि मैं जब लेटा तो मुझे एकदम से जो है वो नींद आ गई। तीसरे पहर में उठा तो मैंने देखा कि मैं अपने दिमाग को बहुत सही पाता हूँ, यानी कि बड़ा तरोताज़ा सा अपना दिमाग पाता हूँ। ज़िंदगी और मौत का लायनफ मसला बिल्कुल हल हो जाता है, पूरा फिक्रा आईने की तरह साफ नजर आता है। मैं उसी शूट कर मेज़ पर गया और लिखना चाहता था कि फिर वही दस्तक। जी कहते हैं कि जब मैं ज़िंदगी और मौत का लायनफ मसला, जब भी मैं इस बात पर आता था, ये जुमला मेरा मुकम्मल
फिर मुझे नींद आ गई। नींद के बाद मैं जब उठा तो मैंने बड़ा खुद को तरोताज़ा महसूस किया। तरोताज़ा महसूस करने के बाद जो है मैं दोबारा से इस फ़िक्रे को लिखने के लिए उठा, मेज़ की तरफ दौड़ा और लिखना ही चाह के दस्तक जो है वो एक दफ़ा फिर से। नौकर इतला देता है कि गाड़ी तैयार है, सरकार कपड़े पहने आपका इंतज़ार कर रही है। तो नौकर जो है वो फ़ौरन से इतला देता है कि गाड़ी जो है वो बिल्कुल तैयार है, आपके बाहर निकलने के लिए सरकार कपड़े पहने आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो फ़ौरन नीचे जाता हो तो पहला फ़िक्रा जो मेज़बान साहब कहते हैं वो होता है, आज तो दस्ते के दस्ते लिख डाले। चले, वो कहते हैं कि जो ही मैं फ़ौरन गया तो मेज़बान साहब मुझे क्या कहते हैं, आज तो तुमने दस्ते के दस्ते लिख डाले। सच्ची बात कहूँ कि कुछ भी नहीं लिखा। तो वो हंस के जवाब देते हैं, आखिर इस कदर कसरे नफ्सी की क्या ज़रूरत थी। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें सही में कहूँ कि मैंने कुछ भी नहीं लिखा। और इसके जवाब में वो मुझे कहते हैं, इस कदर कसरे नफ्सी ऐसा काम जिसमें इंसान इस एहसास से कमतरी जो है वो महसूस करता है। हम आते हैं सफ़ा नंबर 55 की तरफ। तो वो कहते हैं कि आखिरकार इस कदर कसरे नफ्सी की क्या ज़रूरत थी। इस पर खुदा के वास्ते झूठी ना खाइए कसमें, मुझे यकीन हुआ और मुझको एतबार आया। तो सफ़ा नंबर 55 पर जो है ये वाला शेर है, खुदा के वास्ते। वो कहते हैं अल्लाह के वास्ते आपको झूठी कस्में खाने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे आपकी बात पर यकीन भी हो गया और एतबार भी आ गया है। मिल मिलाकर शाम को वापस आए, खाने के बाद बातें हुई, सोने के वक्त अपना दिन भर का काम देखता हूँ तो एक सफ़े से ज़्यादा नहीं लिखा। वो कहते हैं चले ठीक है, ये भी हो गया कि शाम को बातें भी हो गई, खाने के बाद जो बातें थी वो भी मैंने कर ली। अब सोने के बाद जब अपने दिन भर का काम देखता हूँ तो देखता क्या हूँ कि मैंने तो एक सफ़ा भी नहीं लिखा, वो भी बेरब्त तो बेसिलसिला यानी कि जिसका कोई सिलसिला नहीं था, जिसमें कोई रब्त नहीं था। गुस्से और रंज में आकर इसे फाड़ देता हूँ, दूसरे रोज़ अपने मेज़बान को नाराज़ करके अपने घर वापस चला आता हूँ। कहते हैं अब क्या हुआ कि मैंने गुस्से में और जो है रंज में, दुख में आकर मैंने उसे फाड़ दिया कि भाई मेरे इतने दिन गुजर गए और मैंने एक सफ़ा तक नहीं लिखा। तो मैंने जो मैंने थोड़ा बहुत लिखा मैं उसे फाड़ दिया और दूसरे दिन मैं अपने मेज़बान को नाराज़ करके अपने घर वापस आ जाता हूँ। मैं नाशुक्रा और एहसान फरामोश कहा जाऊँगा, मगर मैं मजबूर हूँ इस अजीज़ और मेहरबान दोस्त को भी छोड़ दूँगा। वो कहते हैं कि मैं बड़ा नाशुक्रा तो कहलाया जाऊँगा कि मैं शुक्र नहीं करता कि मेरे दोस्त मुझसे इतना प्यार करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं उन्हें छोड़ देता हूँ। और एहसान फरामोश यानी कि एहसानों को भूलने वाला जो होता है उससे कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं मजबूर हूँ और मैं इस अजीज़ और मेहरबान दोस्त को भी छोड़ दूँगा जो मेरे साथ इतना कर रहे हैं। मैंने ज़रा तफसील से इनका हाल बयान किया है, मगर ये ख्याल न करना कि यही उन अहबाब की फहरिस्त खत्म होगी जिससे मैं रुख़्सत तलब कर सकता हूँ। नहीं, अभी बहुत से बाकी हैं, मगर एक साहब हैं जो मुझसे कभी नहीं मिलते, मगर जब आते हैं मैं उनका मतलब समझ जाता हूँ। तो वो कहते हैं कि ज़रा तफसील से जो है वो मैंने इनका हाल बयान किया है, मगर आप ये ख्याल ना कीजिएगा कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ यही लोग थे जिनको मैंने बयान किया है, बल्कि मेरे पास एक पूरी फहरिस्त है, एक पूरी लिस्ट है मेरे दोस्तों की, और मैं उन्हें जितना भी बयान करूँ वो उतने ही कम है। लेकिन कहते हैं कि एक साहब हैं जो कभी भी मुझसे नहीं मिलते, लेकिन जब कभी वो मेरे पास आते हैं उनके आने का कोई ना कोई मकसद और कोई ना कोई मतलब ही होता है। जब वो मुझसे मिलते हैं तो बिना किसी मतलब कि एक साहब है, जब मुझसे मिलते हैं कहते हैं मियाँ अरसे से मेरा दिल चाहता है तुम्हारी दावत करूँ। तो वो कहते हैं कि एक अरसा बाद वो मुझे मिलते हैं और जब भी कभी वो मुझे मिलते हैं एक ही बात कहते हैं, भाई मेरा बड़े अरसे से दिल करता है कि मैं तुम्हारी दावत करूँ। जब मैं जवाब देता हूँ तो मैं तुम्हारी दावत करूँ, मगर कभी अपनी ख्वाहिश को पूरा नहीं करते। लेकिन उनकी ये जो ख्वाहिश है मेरी दावत करने वाली, वो उनकी कभी भी पूरी नहीं होती। एक दोस्त है, वो आते ही सवालात की बौछार शुरू कर देते हैं। जब मैं जवाब देता हूँ तो मुतवज्जह होकर नहीं सुनते, या अखबार उठाकर पढ़ने लगने या गाने लगने। वो कहते हैं एक मेरे दोस्त ऐसे हैं जो आते ही सवालात की बौछार कर देते हैं, यानी कि ढेर सारे सवालात जो हैं वो मुझ पर झाड़ देते हैं, और जब मैं उन्हें उनके सवालों का जवाब देने लगता हूँ तो फिर वो मेरी तरफ मतवज्जा नहीं होती, यानी कि मेरी तरफ तवज्जो नहीं देते, या तो अखबार पढ़ने लगते हैं या फिर गाने लगते हैं या फिर गाना गाने लगते हैं। और एक साहब हैं वो जब भी कभी आते हैं अपनी ही कहे जाते हैं, मेरी नहीं सुनते। तो कहते हैं और एक साहब ऐसे भी हैं मेरी ज़िंदगी में जो सिर्फ अपनी कही जाती है, लेकिन मेरी कोई भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होती। ये सब मेरी अनायत फरमा और हैत तलब हैं। ये सारे के सारे ऐसे हैं जो मेरी अनायत फरमा यानी कि मेरे अनायत फरमाए, जो मुझ पर बड़ी नवाजिशें करते हैं और मेरे लिए बड़ी हैत तलब करते हैं, यानी कि मेरा भला चाहते हैं। मगर अपनी तबीयत को क्या करूँ, साफ साफ कहता हूँ कि इनमें से हर एक से कह सकता हूँ मुझ पर एहसान जो ना करते तो यही एहसान होता। तो इस बात पर कि वो कहते हैं कि मैं असल में अपने दोस्तों पर साफ साफ ये कहना चाहता हूँ कि तुम लोग अगर मुझ पर कोई एहसान करना चाहते हो तो सिर्फ यही करो कि मुझ पर कोई एहसान ना करो। जी क्लास, तो ये भी कहानी सबक था आज का। सबरसार मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, इनके पास वाली करवाए। अब हम इसके खुलासे की तरफ आते हैं।
खुलासा क्या कोई तलब अपने ज़माने से नहीं, मुझ पर एहसान जो ना करते तो ये एहसान होता। तो वो कहते हैं कि मुझे दुनिया से किसी किस्म की भी कोई तलब नहीं, अगर कोई है तो वो ये कि मेरे दोस्त मुझ पर किसी तरह की कोई नेकी ना करे। तो वो कहते हैं कि दिल्ली के चांदनी चौक में एक बार ऐसा हुआ कि मैं दिल्ली के चांदनी चौक से गुजर रहा था, तो मेरी नज़र एक फ़कीर पर पड़ी जो कि अपनी हालत ज़ार बड़ी रो रो कर लोगों को बयान कर रहा था। हालत ज़ार उसकी क्या थी कि मैं बड़ा आफत का मारा हूँ, बड़ा मुसीबत का मारा हूँ, मैं 7 बच्चों का बाप हूँ, मैं गरीबुल वतन हूँ, मेरा वतन जो है वो छूट गया है और मेरा कोई दोस्त नहीं। तो लिहाजा सब लोग जो है वो मेरे पर ये एहसान करें कि मुझे जो है वो इतनी खैरात दे दे कि मैं अपने वतन जा पा रहा हूँ, और दूसरा ये कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। वो कहते हैं कि तो ये अपना सारा किस्सा जो है वो सुना रहा था, लेकिन मुझे वो मेरे से बेहतर लग रहा था कि वो खैरात लेकर चला जाएगा और फिर वो रात को सुकून से अपनी नींद सोएगा। वो कहते हैं कि मैं उसमें और अब फ़कीर में और अपने आप में सिर्फ ये फ़र्क कह रहा था कि मैंने जो है वो तलीम पाई और वो जाहिल है। दूसरा ये कि मैं अच्छे लिबास में हूँ और वो फ़कीर जो है वो फटे पुराने लिबास में है। और ये कि यहाँ तक कि उससे उससे बेहतर हालत जो थी वो उसकी ये थी कि मुझे उसकी सेहत पर बहुत ज़्यादा रश्क आ रहा था कि वो सेहत के लिहाज से जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा था और वो बड़े इत्मीनान से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। रोने वसूलने के बावजूद, अपने दुखों के बावजूद जो है वो अपनी ज़िंदगी बड़े अच्छे तरीके से गुजार रहा था। वो कहते हैं बड़ी देर तक जो है मैं उस वकील पर गौर करता रहा, मुझे उस पर बड़ा रश्क आ रहा था, बड़ा फ़ख्र आ रहा था। और दूसरा ये कि उसके पास अगर कोई नेमत थी तो वो सबसे बड़ी नेमत, वो कहते हैं मुसन्निफ़ कहते हैं, मेरे घर में सबसे बड़ी नेमत ये थी कि उसका कोई दोस्त नहीं था। अब वो कहते हैं कि मैं अपने दिल में ये बातें करता हुआ मकान में आ रहा था कि कितना खुशकिस्मत आदमी है भाई कि इसका कोई दोस्त नहीं है। अगर ये कौल दुरुस्त है तो क्या बाकी से ये कि किसी का कोई दोस्त ना होना बड़ी अच्छी बात है, यानी कि असल में दोस्त जो है वो ना होना बहुत बहुत बेहतर है। वो कहती हैं कि ऐसा है कि मैं अपने ज़हन में एक मज़मून जो है वो सोच रहा था और उसे सोचते सोचते मैं ज़्यादातर वो जो मज़मून है वो तफ़हीम में सोचता हूँ, यानी कि तन्हाई में सोचता हूँ, और स्पीच जो है मैं उसके बारे में भी लिखता हूँ और सोचता भी हूँ कि दिन दहाड़े जो है वो एक फ़कीर अपना रुपया पैसा लेके जा सकता है, वो कोई ना कोई दोस्त उससे जो है वो मिलेगा नहीं, जबकि मैं जब भी कभी किसी मज़मून को सोचता हूँ, किसी तकरीर को सोचता हूँ तो मेरे साथ बुरा ही होता है। और वो बुरा क्या होता है कि उनके दोस्त आ टपकते हैं। अब वो कहते हैं कि मेरे दोस्त किस तरह के, भाईजान देखो पुरानी दोस्ती का या तो वो मुझे वास्ता देते हैं किस लिए, कर्ज लेने के लिए, या फिर जो मेरे अपार दोस्त हैं वो मुझे ज़बरदस्ती दावतों में और जलसों में ले जाते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि मैं सुकून से सो सकूं। कहते हैं कि नींद के झोंके जो हैं वो मुसलसल आ रहे होते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों के किस्से और लतीफ़े जो हैं वही नहीं ख़त्म होते। फिर अगर किसी दोस्त के हक़ का जवाब ना दूँ तो वो भी मेरे ऊपर बहुत बड़ी जो है वो मुसीबत होती है। फिर ऐसा है कि अगर मेरा कोई दोस्त अपनी कोई तसनीफ़, कोई किताब जो है वो लिख लेता है तो उसको पढ़ना भी मेरे लिए जो है वो भी ज़रूरी होता है, ताकि मैं अगर ना भी पढ़ना चाहूँ। वो कहते हैं कि मैं इन सारी चीज़ों से जो है बहुत ज़्यादा तंग आ चुका हूँ। अहबाब का शोर जो है वो ख़त्म नहीं होता, दोस्तों से मुलाकात वो ख़त्म नहीं होती। खैर खुदा जाने वो कौन सी नेमत चाहता है, मुझे तो समझ नहीं आती। मेरे ख्याल में तो उसकी सबसे बड़ी नेमत यही है कि उसके पास कोई दोस्त नहीं है। वो कहते हैं कि मेरे जो दोस्त हैं असल में वो मेरी खैर तलब चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो मेरी खैर तलब करें, वो मेरा भला करें, लेकिन असल बात ये है कि वो मेरा भला नहीं कर रहे होते, बल्कि उल्टा जो है वो मेरा नुकसान कर रहे होते हैं। अब कहते हैं कि मैं अपने कुछ दोस्तों के बारे में आपको बताता हूँ कि मेरे चंद एक दोस्त हैं जिनका जिक्र मैं करता हूँ। वो मेरे दोस्त कौन से हैं? पहले दोस्त हैं अहमद मिर्ज़ा, बड़ा बोलते ही हैं, बहुत मुनासिब से आदमी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बोलने चालने वाले हैं। उनकी जो दोस्ती है वो मेरे साथ बड़ी पुरानी है, बड़ी बेतकल्लुफ़ी है, लेकिन हर वक्त शोर मचाना, जब भी वो मेरे घर में आते हैं शोर मचाते हैं, चीज़ों को उलट पुलट कर देते हैं और बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कोई वो जंग आ गया। वो जब भी मेरे घर में आते हैं तो मैं उन्हें ऐसे कहता हूँ कि ऐसे लगता है कि जैसे कोई क़यामत आ गई है। बावजूद ये कि मेरे पढ़ने लिखने का कमरा छत पर होता है, इसके बावजूद मैं अलहदा से होता हूँ, मैं अपने काम में मशगूल होता हूँ, लेकिन कहते हैं कि वो जो है अपनी हरकतों से बात नहीं आते और शोर गुल करके मेरे ज़हन में जितना भी मज़मून होता है उसे ख़त्म कर देते हैं। अब ऐसा है कि वो कहते हैं अपने उस दोस्त को कि जैसे वो मैं उन्हें इस मानद करार देता हूँ कि जैसे वो कोई आंधी है। अब जब वो आते हैं तो वो क्या कहते हैं, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब तुम बस लिखना बंद कर दो, क्या हो गया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, या अल्लाह तुम क्यों इस कदर जो है वो लिखते हो। लेकिन मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि एक मज़मून निगार जो है वो मेरा दोस्त है। अच्छा चलो ठीक है, मैं बैठूंगा नहीं, मैं चला जाता हूँ। कहते हैं वो तो चले जाते हैं, लेकिन मेरे ज़हन से मेरा सारा मज़मून निकल जाता है। ये कि नहायत अदब से मुसाफा करते हैं और इतने ही अदब से मुसाफा करते हैं कि मेरी उंगलियों में दर्द होने लगता है, और अपने उस मुसाफे के साथ साथ जो है वो मेरे सारे ख्यालात अपने साथ ले जाते हैं।
ख़यालात को कहते हैं कि बाद में मैं ख़यालात को जमा करने की बहुत कोशिश भी करता हूँ, लेकिन मेरे ज़हन में उस तरह से मेरे ख़्याल नहीं आते जैसे कि मैंने कभी तन्हाई में अपने ज़हनों में सोचा था। अब वो कहते हैं कि देखा जाए तो मेरे कमरे में वो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रहते, लेकिन अगर वो घंटों रहते हों तो मेरा कितना ज़्यादा नुकसान करके यहाँ से जाते हों। अब वो कहते हैं, मैं अपने दूसरे दोस्त की बात करता हूँ और वो है मिस्टर तहसीन, यानी कि मोहम्मद तहसीन, जिनका नाम है। बाल बच्चों वाले हैं और दिन रात उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ अपने बाल बच्चों की फ़िक्र रहती है। अब अगर उनके पास कोई मौज़ू है तो वो मौज़ू है सिर्फ़ और सिर्फ उनके बच्चों की बीमारी। वो कहते हैं कि 1 घंटा मैं अपनी आराम कुर्सी पर बैठा था कि ये साहब टपक पड़े। अब टपकने की देर थी कि क्या लिखा है, भाई मेरी बीवी बीमार है, मेरे बच्चे बीमार हैं। वो कहते हैं अगर मैं बात को बदलने की कोशिश करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई मौसम कैसा है, बड़ा मौसम ख़राब है, मेरे बच्चों को बड़ा बुखार है। कहते हैं पॉलिटिक्स की बात करता हूँ तो वो ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स या लिटरेचर की बात करता हूँ तो इस पर भी जो है वो अपने बच्चों की बीमारी को ले आते हैं। वो कहते हैं कि हर वक्त जो है उन्हें सिर्फ एक ही रोना धोना है और वो है उनके बच्चों की बीमारी। अब वो अपनी एक और दोस्त की बात करते हैं कि उनके जो एक दोस्त हैं वो मुकदमेबाज हैं, यानी कि वकील हैं। तो वो कहते हैं अगर उनके पास बैठ जाओ तो वो या तो जज साहब की तारीफ़ें करेंगे या मुज़म्मत। तारीफ़ इस सूरत में करेंगे जब जज साहब जो हैं उनका मुकदमा जो है वो जता देते हैं या वो जीत जाते हैं तो वो जज साहब की तारीफ़ शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर वो हार जाते हैं तो फिर क्या है, बुराई। तो वो कहते हैं कि मैं अपने उस दोस्त से भी बड़ा तंग हूँ। अब आते हैं शाकिर खान साहब की तरफ। शाकिर खान साहब जो सिर्फ सलीमपुरा के रहने वाले हैं, अपनी लियाकत और काबिलियत की बिना पर उन्हें लिटरेचर का शौक़ तो बहुत है, उन्हें अदब का शौक़ तो बहुत है, लेकिन अदब से ज़्यादा उन्हें लिटरेरी आदमियों से मिलने का बड़ा शौक़ है। तो वो कहते हैं कि वो जो है एक बार मुझे स्टार्ट करके जो है अपने साथ सलीमपुर ले गए कि भाई शहर में चूँकि बहुत ज़्यादा शोर होता है, तुम यहाँ कैसे रह सकोगे, तो मैंने गाँव में तुम्हारे लिए खास किस्म का कमरा बनवाया है, उसे तुम्हारे लिए आरास्ता भी कर दिया, तो तुम वहाँ पर मेरे साथ रहो। अब चूँकि भी मुझे इतनी ज़्यादा मोहब्बत से स्टार्ट कर रहे थे तो ऐसा कैसे हो सकता था, लिहाजा मैंने अपना सामान वगैरह लिया और एडिटर साहब ने जो मुझे कहा था वो लिखने के लिए मैं उनके साथ उनकी कोठी पर चला गया। और जो भी मैंने उनकी कोठी पर पहुँचने के बाद मैंने खाना वगैरह खाया, चाय का प्याला पिया, तो उसके फ़ौरन बाद ही जो है मुझे एक आवाज़ आई कि भाई अब ऐसा ना हो कि तुम लिखना शुरू कर दो, तो लिखने के बजाय यहाँ पर ज़रा थोड़ा बहुत आराम करो और यहाँ की जो सीन है उससे लुत्फ़ उठाओ। फिर शाकिर खान साहब कहते हैं कि भाई आज जो है हम लोग गाड़ी तैयार करवा कर यहाँ से चलने का करते हैं, और कहाँ चलेंगे, मछली का शिकार करने के लिए चलेंगे और अहमदनगर भी जाएंगे, वहाँ पर हम रईस राजा तालिब से भी मिलेंगे। अब वो कहते हैं मुझे खबर होगी कि भाई ये जो आदमी है ये तो मुझे कभी भी निकलने नहीं देगा है। मैं जल्दी से उठा अपने कमरे में आया और उस मेज़ को देखा जिस पर वो सारे का सारा सामान पड़ा था। उस सामान में क्या था, उस सामान में अंग्रेज़ी कलम नहायत कीमती और फिर जिसकी नीब जो इंतहाई बुरी थी, कागज़ चूसने वाला जो था वो उस तरह के कागज़ पड़े हुए थे जो मेरे किसी काम के लिए थे। आला बेशकीमती सामान था, लेकिन वो कहते हैं मुझे वो सामान दरकार नहीं था, लिहाजा मैंने अपना मामूली सा बॉक्स खोला और उसी से जो है वो लिखने का काम जो है वो शुरू कर दिया। अभी मैंने लिखना शुरू किया था कि मुझे तंदर की आवाज़ें आना शुरू हो गई। अब ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं भाई, देखा तो शाकिर खान साहब के छोटे भाई का जो कमरा था वो मेरे कमरे के बिल्कुल साथ था, लिहाजा उन्होंने जो है वो अपनी मौसीकी वगैरह शुरू कर दी, यानी कि अपने गाने बजाने वाला जो काम था वो उन्होंने शुरू कर दिया। कोई आध घंटा उन्होंने जो है वो गाने बजाने का काम किया, तो फिर वो वहाँ से गए। जो ही वो वहाँ से गए तो मुझे ख्याल आया कि अब जो है मैं अपना काम शुरू कर दूँ। मेरा गंजीना, मेरा खजाना जो है वो मेरे ख्यालात थे, लिहाजा मैं उन्हें कागज़ पर परोने की कोशिश कर रहा था। तो अभी कहते हैं कि मैंने ये शुरू ही किया तो एक इंतहाई मुकम्मल यानी कि बेमानी सा जो जुमला है वो मेरे कानों में आ पड़ा कि जिनकी कदर आप कहाँ भूल पड़े। अभी ये ऐसे ही था कि लाखों लफ्ज़ हुआ था मैंने इस्तेमाल किया कि भाई अभी तो मैं शुरू ही हुआ था कि अचानक से जो है अब ये एक और आफत मुसीबत आ पड़ी। ये शाकिर खान साहब ने कहा कि उनके कोई दोस्त हैं जो उनसे मिलने आए हैं, लिहाजा आप सब काम छोड़कर जो है अपने उनके उन दोस्त से मिलने के लिए नीचे आए। शबनम मियाँ जो है वो ये पैगाम लेकर आए थे। है बादल ना हादसा, यानी कि एकदम से अचानक से मैं उठे और उनके जो दोस्त थे जिनसे मैं मिलने के लिए आया था वो थे राजा तारावली। उनसे मिला, कुछ देर उनके साथ गपशप लगाई, खाना वगैरह का इंतज़ाम हुआ। तो वो कहते हैं कि उस वक्त मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं कोई अरबी घोड़ा हूँ। अरबी घोड़ा जिसे यानी कि कोई अरबी खरीदता है बड़े महंगे दामों और बार बार अपने दोस्तों को दिखाने के लिए उसे अस्तबल से निकालता है। तो वो कहते हैं कि मुझे भी अपना आप सेम उसी अरबी घोड़े की तरह का लग रहा था। कहते हैं उनसे मिलने के बाद जो है मैं थोड़ा सा बेजार हुआ, मुझे अपनी तबीयत जो है वो उचाट सी महसूस हुई।
تو میں نے کیا کیا کہ میں اپنے کمرے میں آ گیا اور پھر اپنے ان خیالات کو سوچنے لگا. وہ کہتے ہیں ان خیالات کو سوچنے کے بعد فوراً سے میں نے کوشش کی کہ میں انہیں کاغذ پر جو ہے وہ لکھنا شروع کر دوں. تو میں نے ابھی یہ جملہ لکھا ہی تھا کہ ہم کو کامل یقین ہے. میں نے لکھنا شروع کیا تو اچانک سے پھر سے جو ہے دروازے پر دستک ہونا شروع ہو گئی. دستک کے بعد میں نے پوچھا بھائی کون ہے, دروازہ کھٹکھٹایا کون ہے. جی صاحب وہ ان کے جو نوکر تھے شبن کیا وہ ایک بار پھر سے تشریف لے آئے. یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے لہٰذا آپ فوراً سے نیچے آ جائیں. انہوں نے غصے میں جواب دیا کہ بھائی میں کھانا نہیں کھاؤں گا, مجھے بھوک نہیں ہے. آپ اپنے صاحب سے کہیں کہ وہ کھا لیں. تو اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سے جملہ شروع کیا لکھنا اور آئندہ نسلوں کو زیر بار احسان کریں گے. جب انہوں نے یہ جملہ موت گالا یا نخل مسئلہ تک لکھا تو پھر سے دروازہ لگ گیا. جی سرکار کہتے ہیں کہ وہ کھانا آپ کے ساتھ ہی کھائیں گے, لیکن ایسا ہے کہ آپ جب کھائیں گے ہم تبھی کھائیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ کھانا, لیکن یہ بھی بات ہے کہ کھانا جو ہے وہ ٹھنڈا ہونے سے خراب ہو جائے گا لہٰذا آپ آ جائیں. اچھا بھائی میں آ جاتا ہوں. وہ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ میں نیچے گیا اور میں نے ان سے معذرت کی, کھانا وغیرہ کھایا. تو اس پر جو ہے وہ میرے دوست کہتے ہیں دیکھا تمہیں یہاں پر جو ہے وہ خاموشی اور سکون ہے, شہر میں تمہیں اس طرح کا سکون اور خاموشی کہاں میسر تھی. خیر واپس ان کے ساتھ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد جو ہے میں واپس اپنے کمرے میں آیا, تھوڑی دیر کے لیے لیٹا. لیٹنے کے وقت پھر وہی جملہ میرے دماغ میں گھوم رہا تھا, زندگی اور موت کا راہ نخل مسئلہ. وہ کہتے ہیں کہ ابھی میں جو ہے وہ ان الفاظ کو دیکھ رہا تھا کہ مجھے ایک دم سے نیند آ گئی اور میں سو گیا. وہ کہتے ہیں تیسرے پہر کے وقت میں اٹھا اور پھر وہی مسئلہ جو فکرہ جو ہے وہ میرے دماغ میں تھا, زندگی اور موت کا راہ نخل مسئلہ. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا فکرہ, چونکہ میں دوپہر کی نیند جو ہے وہ مکمل کر چکا تھا, تو مکمل کرنے کے بعد میرا دماغ جو ہے وہ بہت زیادہ تر و تازہ تھا. خوشی خوشی میں اٹھا, میز کی طرف بھاگا اور میں نے یہ جو ہے اپنا فکرہ مکمل کیا. کہتے ہیں کہ اپنا مکمل کرنے کی طرف سوچ ہی رہا تھا کہ نوکر نے اطلاع دی کہ صاحب جو ہے وہ گاڑی لے کر کھڑے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کہیں باہر جائیں گے. آج تو کہتے ہیں جب اتنی سی بات سنی تو فوراً ہی میں نیچے چلا گیا کہ اب میرا جو فکر ہے وہ پھر وہیں کا وہیں رہ گیا. کہتے ہیں جو ہی میں نیچے پہنچا تو مجھے کہا گیا آج تو تم نے دستے کے دستے لکھ ڈالے ہیں. سچی بات کہوں تو آگے سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں سچ بتاؤں کہ میں نے کوئی دستہ نہیں لکھا, بلکہ میں ابھی صرف ایک ہی صفحہ لکھ سکوں. اتنے پر جو ہے وہ یہ شعر کہتے ہیں خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائی قسم, مجھے یقین ہوا اور مجھ کو اعتبار آ گیا. یعنی کہ ان کے دوست کو جو ہے اس بات میں یقین ہو گیا تھا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. مل ملا کر شام کو واپس آئے, کھانے کے بعد باتیں ہوئی, سونے کے وقت اپنا پھر وہی کام جو ہے وہ میں نے دوبارہ شروع کرنا چاہا, لیکن مجھے ایک دم سے غصہ آ گیا کہ میں نے اتنے دنوں میں صرف ایک ہی صفحہ مکمل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سارا دیکھا تو میں نے اپنے اس صفحے کو بھی پھاڑ دیا جس پر میں نے کچھ 3-4 لائنیں جو ہیں وہ لکھی تھی, کچھ تحریر کیا تھا, میں نے اسے بھی پھاڑ دیا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اب اپنے سارے کے سارے دوستوں کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا, بے شک وہ مجھے نہ شکرہ کہیں یا احسان فراموش کہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو جتنے بھی اپنے دوستوں کا ذکر کیا ہے وہ تو بہت تھوڑے سے دوست ہیں. اگر میں تفصیل کہوں تو میرے بہت سے دوست ایسے بھی ہیں جو کسی مطلب کی وجہ سے میرے پاس آتے ہیں. مطلب ایک صاحب ہیں تو وہ جب بھی کبھی آئیں گے وہ مجھ سے قرض مانگنے کے لیے آئیں گے, اور ایک صاحب ہیں وہ جب بھی کبھی آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میرا دل کرتا ہے تمہاری دعوت کروں. تیسرے جو دوست ہیں وہ جب بھی کبھی آتے ہیں سوالوں کی گزار کرتے ہیں, جب میں انہیں جواب دینے لگتا ہوں تو وہ یا تو اخبار پڑھنے لگتے ہیں یا پھر کچھ گانے گانا شروع کر دیتے ہیں. اور ایک میرے جو دوست ہیں وہ جب بھی کبھی اپنی کہتے ہیں, اگر میں ان کے جواب دینے لگتا ہوں تو وہ میری کوئی بات نہیں سنتے بلکہ اپنی ہی بولتے جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ بات ہے کہ مجھ سے اچھا وہ فقیر تھا جو بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ میرا کوئی دوست نہیں, جبکہ وہ بہت زیادہ خوش نصیب ہے کہ اس کا کوئی دوست نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہتا ہوں کہ میرے دوست میری عنایت چاہتے ہیں, میری نوازشیں مجھ پر نوازشیں کرنا چاہتے ہیں, میری خیر تک چاہتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر وہ مجھ پر کوئی نیکی کرنا چاہتے ہیں یا مجھ پر کوئی احسان کرنا چاہتے ہیں تو وہ صرف ایک ہی بات کریں کہ مجھ پر یہ احسان کریں کہ میرے پہ کوئی احسان نہ کرے. جی کلاس تو یہ تھا مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کا خلاصہ. اب ہم جو اس کے مصنف ہیں سجاد حیدری یلدرم, ہم ان کی طرف آتے ہیں. صفحہ نمبر 47 پہ جو ہے ان کا تعارف ہے. 1880 میں سجاد حیدری یلدرم کی پیدائش ہوئی اور 1943 میں ان کی وفات ہوئی. سجاد حیدری یلدرم کی جد امجد جب ایشیا سے ہندوستان آئے تھے, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں جو ہے یہ سب سے زیادہ مشہور ہے بات, اور یہی ایم سی کیوز میں بھی جو ہے وہ سب سے زیادہ آتی ہے. پھر اس کے بعد اب آگے جو ہے وہ آپ صرف نیچے والے پیراگراف کی طرف آئیں گے کہ جس میں سجاد حیدری یلدرم صاحب طرز ادیب
مترجم اور شاعر تھے. یہ لائن آپ کریں گے. افسانہ نویسی اور ترکی زبان سے اردو میں تراجم ان کی شہرت کا سبب بنے. یہ ایم سی کیوز میں جو ہے سب سے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آنے کے. ان کے افسانوں کے بیشتر خیالات و موضوعات ترکی ادب سے ماخوذ ہیں. یہ آپ کریں گے. خیالستان ان کے افسانوں کا مجموعہ ہے. اکثر یہ ایم سی کیوز میں بھی آتا ہے کہ سجاد حیدر یدب کے افسانوں کا مجموعہ کیا ہے تو وہ خیالستان ہے. اس میں رومان ترنگاری کا بھی انشاء لطیف کا عمدہ نمونہ ہے. ان کی انشاء پردازی میں حصے مذاق یعنی کہ مذاق کی جو حصہ ہے مذاق کی جو حصہ ہے وہ ان کی انشاء پردازی میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. تو زیادہ تر ان کے بارے میں یہی ایم سی کیوز آتا ہے ان کی افسانوں کے بارے میں کہ ان کے افسانوں کا مجموعہ ہے جو ہے وہ کیا ہے. جی کلاس تو ان اردو لازمی کا جمائندہ اردو لازمی کا سبق نمبر 7 جو ہے اس کو کروانے کے بعد اس کی پڑھائی اب ہم آتے ہیں اس کے سوال پر. اس کے مجھ سے سوال مجھ سے سوالات کے جوابات تحریر کیجیے. سوال نمبر 1. سوال نمبر 1 چاندنی چوک میں چاندنی چوک میں فقیر کی تقریر کا لبِ لباب کیا تھا؟ جواب چاندنی چوک میں چاندنی چوک میں سے گزرنے والے فقیر کی تقریر کا لبِ لباب یہ تھا کہ اے مسلمان بھائیوں کہ اے مسلمان بھائیوں میں اس کے سامنے لگائیے رنگ میں آفت کا مارا سات بچوں کا باپ ہوں. میں محتاج ہوں میں محتاج ہوں غریب الوطن ہوں. میں محتاج ہوں غریب الوطن ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے وطن واپس چلا جاؤں. میرا کوئی دوست نہیں ہے. میری سنو میں
پردیسی ہوں۔ جی کلاس سوال نمبر 1، چاندنی چوک میں فقیر کی تقریر کا لب لباب کیا تھا؟ جی، چاندنی چوک میں سے گزرنے والے فقیر کی تقریر کا لب لباب یہ تھا کہ اے مسلمان بھائیوں، میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں، میں محتاج ہوں، غریب الوطن ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے وطن واپس چلا جاؤں، میرا کوئی دوست نہیں ہے، میری سنو، میں پردیسی ہوں۔ چاندنی سوال نمبر 2، مصنف پر اس فقیر نے کیا اثر کیا؟ مصنف نے جب اپنی حالت کا مقابلہ فقیر سے کیا تو کئی معاملات میں فقیر کو اپنے آپ سے بہتر پایا۔ مصنف سمجھتا تھا کہ فقیر کا کوئی دوست نہ ہونا اس کے حق میں نعمت ہے۔ اس کے حق میں نعمت ہے۔ اس بات پر تو فقیر کو مبارکباد دینی چاہیے۔ سوال نمبر 2، مصنف پر اس فقیر نے کیا اثر کیا؟ مصنف نے جب اپنی حالت کا مقابلہ فقیر سے کیا تو کئی معاملات میں فقیر کو اپنے آپ سے بہتر پایا۔ مصنف سمجھتا تھا کہ فقیر کا کوئی دوست نہ ہونا اس کے حق میں نعمت ہے، اس بات پر تو فقیر کو مبارک دینی چاہیے۔ سوال نمبر 3، مصنف کو اپنے بے تکلف دوست بھدوریا سے کیا شکایت ہے؟ جی مصنف کو اپنے دوست
احمد مرزا، جن کو وہ بڑا بڑھیا دوست کہتے ہیں، سے شکایت ہے کہ جب وہ مصنف سے کہ جب وہ مصنف سے ملاقات کے لیے آتے ہیں تو بہت زیادہ شور کرتے ہیں اور چیزوں کو کرتے ہیں۔ طوفان کی طرح نازل طوفان کی طرح نازل ہوتے ہیں۔ شور کے ساتھ دروازہ کھولتے ہیں۔ خیریت پوچھتے ہیں۔ اتنی طاقت کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، اتنی طاقت کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں کہ ہاتھ کی انگلیوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مزاج ٹوٹنے کے ساتھ ہی اس تیزی سے رخصت ہو جاتے ہیں، اس تیزی سے رخصت ہو جاتے ہیں کہ وہ مصنف کا قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ کیونکہ وہ مصنف کا قیمتی وقت
ضائع نہیں کرنا چاہیے. مگر اس 1 منٹ میں بھی مصنف کے خیالات گھنٹوں میں بھی گھنٹوں کے لیے اڑا لے جاتا ہے. ہاں جی. مصنف کو اپنے بے تکلف دوست بڑبڑیا سے کیا شکایت ہے؟ مصنف کو اپنے دوست احمد مرزا جن کو وہ بڑبڑیا دوست کہتے ہیں ان سے انہیں شکایت ہے کہ جب وہ مصنف سے ملاقات کے لیے آتے ہیں تو بہت زیادہ شور کرتے ہیں اور چیزوں کو ٹوٹ کر دیتے ہیں، طوفان کی طرح نازل ہوتے ہیں، شور کے ساتھ دروازہ کھولتے ہیں، خیریت پوچھتے ہیں، اتنی طاقت کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں کہ ہاتھ کی انگلیوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. مزاج پوچھنے کے ساتھ ہی اس تیزی سے رخصت ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ مصنف کا قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے. مگر اس 1 منٹ میں بھی مصنف کے خیالات گھنٹوں کے لیے اڑا لیے جاتے ہیں. جی تو اب آتے ہیں ہم سوال نمبر 4 کی طرف. محمد تحسین کی گفتگو. محمد تحسین کی گفتگو کا محور کیا ہوتا ہے؟ جواب محمد تحسین کی گفتگو کا محور ان کے بال بچے اور ان کی بیماری ہوتا ہے. ان کو سوائے اپنی بیوی بچوں کی بیماری کے ان کو سوائے اپنے بیوی بچوں کی بیماری کے اور کوئی موضوع نہیں. مصنف کہتا ہے کہ میں کتنی ہی کوشش کروں. مصنف کہتا ہے کہ میں کتنی ہی کوشش کروں. تحسین صاحب کوئی اور موضوع پر نہیں چھیڑتے. اس کے تحسین صاحب جی یہ ساتھ تھا. تحسین صاحب کوئی اور موضوع چھیڑے کوئی اور موضوع چھیڑے مگر ان کی گفتگو کا محور مگر ان کی
गुफ्तगू का महवर सिर्फ उनकी बीवी बच्चे थे, सिर्फ उनकी बीवी बच्चे ही होते। जी क्लास, मोहम्मद तहसीन की गुफ्तगू का महवर क्या होता है? मोहम्मद तहसीन की गुफ्तगू का महवर उनके बाल बच्चे और उनकी बीमारी होता है। उनको सिवाय अपने बीवी बच्चों की बीमारी के और कोई मौजू नहीं मिलता। मुसन्निफ कहता है कि मैं कितनी ही कोशिश करूँ तहसीन साहब कोई और मौजू छेड़े, मगर उनकी गुफ्तगू का महवर सिर्फ उनकी बीवी बच्चे ही होते हैं। जी क्लास, तो आगे आते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। मुसन्निफ के कौन से दोस्त अदब के ज़्यादा दिलदार हैं? मुसन्निफ के कौन से दोस्त अदब के ज़्यादा दिलदार हैं? क्वेश्चन जवाब। मुसन्निफ के दोस्त शाकिर खान सादर जो मौजू सलीमपुर के रईस और ज़िला भर में और रईस और ज़िला भर में नहायत मुअज़्ज़ज़ आदमी है। नहायत मुअज़्ज़ज़ आदमी है। अदब के ज़्यादा दिलदार हैं। अदब के ज़्यादा दिलदार हैं। जी क्लास, तो कहते हैं मुसन्निफ के कौन से दोस्त जो हैं वो अदब के ज़्यादा दिलदार हैं? तो कहते हैं मुसन्निफ के दोस्त शाकिर खान साहब जो हैं वो मौजू सलीमपुर के, वो अदब के ज़्यादा दिलदार हैं। जी क्लास, तो आपको जो है वो मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ के मुझसे सवाल मशक़ करवा चुके हैं और अब हम आते हैं इसके MCQs की तरफ। हाँ जी, MCQs पे हैं सबक के मतन को नज़र रख कर दुरुस्त जवाब पर जो है वो टिक का निशान लगाइए। आफत का मारा फ़कीर कितने बच्चों का बाप था? 3, 5, 7 या 9? तो वो 7 बच्चों का बाप था। जी, मुसन्निफ ने किस मुसीबत को फ़कीर के लिए नेमत का सबब किया? क्योंकि मुहताजी, दोस्त ना होना, गरीबुल वतनी या भीख मांगना? दोस्त ना होना। 3, मुसन्निफ ने किस दोस्त को बुरबड़िया दोस्त कहा? मोहम्मद तहसीन, अहमद मिर्ज़ा, कर्ज़मा दोस्त या मुकदमेबाज दोस्त? तो अहमद मिर्ज़ा जो थे वो उनके बुरबड़िया दोस्त थे। शाकिर साहब मुसन्निफ को ले गए सलीमपुर, दिल्ली, जयपुर या शाहपुर? सलीमपुर। मुसन्निफ का दोस्त ज़्यादा बेतकल्लुफ़ और शोर मचाने वाला था? अहमद मिर्ज़ा, शाकिर साहब, कर्ज़मा दोस्त या मोहम्मद तहसीन? मोहम्मद तहसीन। मुसन्निफ के दोस्त उन्हें राजा साहब से मिलवाने कहाँ लेके गए थे? जामनगर, अहमदनगर, इलाहाबाद या फिर अहमदाबाद? तो वो उन्हें अहमदाबाद ले गए। मुसन्निफ जिस कमरे में ठहराए गए उसकी खिड़की खुलती थी? बाग में, चटील मैदान की तरफ, पाई बाग में या फिर दरिया की सिंध? तो वो थी पाई बाग में।
हाँ जी क्लास, तो MCQs जो हैं वो सफ़ा नंबर 56 पे थे जो आपको करवाए जा चुके हैं। तो क्लास सबक नंबर 7 जो है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, इसकी पढ़ाई खुलासा अल्फाज पानी। इसके मुश्किल अल्फाज जो हैं वो आप घर में ज़रूर अच्छी तरह से याद करेंगे और इसकी पढ़ाई भी करेंगे ताकि आपका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाए। और इसके MCQs जो हैं वो भी करवाए जा चुके हैं, तो उम्मीद है कि आप इसे घर में ज़रूर पढ़ेंगे और अच्छी तरह से जो है इसके अल्फाज पानी जो है वो भी याद करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।